So ROH book series 7 we are starting now. So rediscovery, Dr. Segal's rediscovery of homeopathy. So पहला तो copyright reserved ये सब है. फिर preface. So I'll go to preface. Revolutionized homeopathy is an Indian version of homeopathy as it blends and confirms the principles of ancient medical science of Vedic era, Ayurveda and homeopathy, because both are in agreement with the thought that a person's condition of health depends on the efficiency of two major systems in the body, that is of assimilation and elimination. सो ये जो सर का रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी है, ये बना कि होम्योपैथी का ही इंडियन वर्जन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो मिला रहा है और क्या कर रहा है, जो एंशियंट मेडिकल साइंस जो वैदिक उसमें दिया था, जैसे कि आयुर्वेदा, इसको और होम्योपैथी, इसको इन दोनों के जो प्रिंसिपल्स है इसको जोड़ रहा है आपस में। और क्योंकि दोनों भी हैं किस थॉट को वो कर रहे हैं, एग्री कर रहा है कि एक इंसान का जो हेल्थ का स्थिति है वो उसके दो मेजर जो बॉडी में सिस्टम्स हैं उसके प्रॉपरली काम करने पे ही डिपेंड करता है। तो वो दो सिस्टम्स कौन से हैं, एक है एसिमिलेशन एंड दूसरा एलिमिनेशन। Before I elaborate the matter further, I shall like to place on record my sentiments that whereas I feel elevated and fortunate to have been commanded by my master to write a preface for his 7th series of ROH book, which are already very popular among the truth seekers, there also I feel embarrassed like a tiny star asked to throw light on the मून। तो ये प्रीफेस लिखने का जो सौभाग्य प्राप्त है वो डॉक्टर R.K. मनचंदा, MD होम्योपैथी, असिस्टेंट डायरेक्टर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उन्होंने ये प्रीफेस लिखा है। तो आगे ये क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले कि ये जो टॉपिक है इस पे और थोड़ा सा वो विवरण दें, उससे पहले वो बोल रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि जो अपने सेंटिमेंट्स, उनके जो भावुक हो रहे हैं इसमें, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं उछल उछल के बाहर आ रहा है, और वो अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि वो जो उनका जो मास्टर है, मतलब कि जो सैगल सर हैं, वो बोल रहे हैं, उन्होंने ये प्रीफेस लिखने के लिए उनको ये चुना। सो इसके लिए जो किसके लिए, अपना जो 7 सीरीज़ ऑफ ROH है, और जो कि काफ़ी पॉपुलर ऑलरेडी उस समय में जब सर ये लिख रहे हैं तो बहुत पॉपुलर हैं जो ट्रुथ सीकर्स हैं, जो रियली ट्रुथ के पीछे है, ये नहीं कि कैसे भी करो, प्रैक्टिस करो, निकाल लो केस, जो रियली में ट्रुथ सीकर्स की कैसे वर्क कर रहा है, क्या है बेसिक। सो वहाँ पे वो ऑल्सो एम्बेरस भी फील कर रहे हैं कि वो एक छोटे से स्टार की तरह की जो थोड़ी सी कुछ रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं मून पे, जो कि मून खुद इतना उसमें से रोशनी निकल रही है, और वो एक छोटे से स्टार की तरह हैं जो ये कोशिश करे कि थोड़ा इनकी इस ट्रुथ पे जो ये इन्होंने नया जो मेथड उस पर वो लाइट डाल रहे हैं। सो आगे सर बोलते हैं, I am very fortunate to have been allowed by his kindness to be in his company and learn as much as I want to, but it is earnestly and humbly submitted to the profession that I have not been able to take full advantage of the easy access to him due to my over-involvement in my official duties as Assistant Director of Homeopathy in Government of Delhi and other domestic affairs। तो आगे ये डॉक्टर मनचंदा बोलते हैं कि सर अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि उनको सैगल सर ने अलो किया है उनकी कंपनी में रहने के लिए, उनका साथ मिला है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सके जितना वो सीखना चाहते हैं। लेकिन सही मायने में वो बोले कि वो बहुत ही विनम्र हैं अपने, और बहुत ही बोलते सीरियस हैं उसमें, बहुत दिल से अपने प्रोफेशन में बोलते हैं कि डिवोटेड हैं।
लेकिन वो उसका फुल एडवांटेज जो है वो नहीं ले पा रहे, क्यों इतने इजीली वो डॉक्टर सहगल सर उन को वो एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ की वजह से जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ होम्योपैथी वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में है और दूसरे डोमेस्टिक अफेयर्स की जगह वो जितना उनसे ले लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए हैं. I am associated with him and his school of thoughts for the last 13 years and putting his teachings into practice. तो डॉक्टर मनचंदा इसके आगे बता रहे हैं कि मैं जो सर हैं वो डॉक्टर सहगल से जुड़े हुए हैं और उनका जो स्कूल ऑफ थॉट जो ये रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी का है वो लास्ट 13 सालों से, और वो उनकी टीचिंग्स को अपने प्रैक्टिस में डाल भी रहे थे. आई हैव अंडरटेकन various research projects to verify the efficiency of prescribing purely on the present mental states in the treatment of different skin and other diseases in Nehru Homeopathic Medical College and Hospital run by Government of Delhi with the help of a few juniors with unbiased minds. तो सर आगे बताते हैं कि ये टीचिंग से तो वो 13 साल से जुड़े हैं और उन्होंने वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी इस जो ये मेथड की एफिशिएंसी को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने किया, और वो प्रेस्क्राइब प्योरली मेंटल सिम्टम्स पे, मेंटल स्टेट पे प्रेस्क्राइब करके बहुत से स्किन और दूसरे डिजीज़ेस को उन्होंने ट्रीट करने की कोशिश की है नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रन कर रही थी. और वहाँ पे उन्होंने कुछ जूनियर्स की मदद ली थी. जूनियर्स की इसलिए कि उनका माइंड प्योर है, वो अभी किसी सिस्टम में नहीं आए प्रैक्टिस के, तो उनका माइंड अनबायस्ड है. द रिकॉर्ड्स आर बीइंग मेंटेन मेटिकुलसली विच कन्फर्म्स द एफिशिएंसी ऑफ दिस न्यू कंसेप्ट इन क्लियर टर्म्स. तो आगे बताते हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स जो रिसर्च हुआ उसको काफ़ी अच्छे से बहुत प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन किया गया है, और उससे जो एफिशिएंसी है ये न्यू कंसेप्ट का है, बहुत अच्छे टर्म्स में क्लियर रहे सबको, वैसा वो मेंटेन किया गया है रिकॉर्ड्स को. सम ऑफ द रिजल्ट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड और पब्लिश्ड इन वेरियस सेमिनार्स और जर्नल्स. तो जो कुछ जो रिजल्ट्स थे इसमें वो ऑलरेडी ये बुक आने से पहले प्रेजेंट की जा चुकी है या पब्लिश हो चुकी है सेमिनार्स में और जर्नल्स में. I intend to publish the remaining results very shortly. I can say with certainty that whatever little I have learned from him, I am very much satisfied with the results. तो आगे सर लिखते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है कि जो बाकी के रिजल्ट्स जो हैं जो किसी भी उसमें नहीं पब्लिश हो वो रिजल्ट्स को वो जल्दी ही पब्लिश करेंगे, और वो सर्टेनिटी के साथ बोले कि जो भी उन्होंने जो थोड़ा बहुत लर्न किया है डॉक्टर सहगल से उससे वो बहुत सेटिस्फाइड है वो जो रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं. द यूसेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ पास थ्रू वेरियस स्टेजेस फ्रॉम द टाइम ऑफ हिपोक्रेट्स व्हेन इट वाज बीइंग अप्लाइड वेगली. तो बताते आगे कि ये जो सिमिलिया का जो प्रिंसिपल है जो कि मानवता के उद्धार के मतलब उसके इलाज के लिए यूज़ हो रहा था, वो वेरियस स्टेजेस से पास हुआ है. मतलब कि हिपोक्रेट्स का जो एग्जाम्पल है वहाँ से वो शुरू हुआ है, जबकि वो ऐसे ही वेगली मतलब उसके कोई क्लियर प्रिंसिपल नहीं थे बट वो अप्लाई हो रहा था. सो डॉक्टर हैनीमैन एंड हिज फॉलोअर्स डेवलप्ड इट इनटू अ रेगुलर सिस्टम एंड गेव इट अ नेम कॉल्ड होम्योपैथी, deduced from the method of drug proving on healthy human beings and realizing the need for their potentization, matching it with the idea of existence of a spirit-like substance in the body, that is vital principle which represents the man in total. तो आगे बता रहे हैं सर कि डॉक्टर हैनीमैन और जो भी उनको फॉलो कर रहे थे उनको, तो वो उन्होंने क्या किया, एक रेगुलर सिस्टम, पहले क्या ये वेगली अप्लाई हो रहा था, फिर एक रेगुलर सिस्टम के रूप में इसको शेप दिया और उसको फिर उन्होंने होम्योपैथी नाम दिया. और ये कैसे ये आया एग्जिस्टेंस में, ड्रग प्रूविंग के मेथड से जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे किया जा रहा था.
और इसको ये भी उसके साथ है कि इसमें पोटेंटाइजेशन का भी ज़रूरत है। और क्या इसके पीछे आइडिया क्या है कि जो स्पिरिट लाइक सब्सटेंस, जो हम वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स बोलते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस है। तो वाइटल प्रिंसिपल की जो एग्जिस्टेंस को मानते हुए इसमें पोटेंटाइजेशन को भी महत्व दिया गया, जो कि मैन को टोटली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए वो जो वेगली जो एक साइंस था उसको होम्योपैथी नाम दिया, उसमें पोटेंटाइजेशन को भी इम्पॉर्टेंट दिया, ये सोचकर कि भाई ये जो ह्यूमन फ्रेम जो चलता है एक्चुअली वो जो वाइटल फोर्स है जिसको बोले स्पिरिट लाइक, तो उसको मैच करने के लिए ये ज़रूरी है। तो इसलिए इसको भी यहाँ पोटेंटाइजेशन भी ऐड हुआ। ओवर द लास्ट 200 years, various stalwarts, to name a few like Dr. Kent, Boger, Dr. Allen, Dr. Lippe, contributed in the compilation of different materia medicas and repertories. तो जो पिछले 200 सालों से जो अलग अलग बड़े बड़े दिग्गज आके गए इस फील्ड में जो थे, वो जैसे डॉक्टर कैन, डॉक्टर बॉगर, एलन लिपे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है ये मटेरिया मेडिका, अलग अलग तरीके के मटेरिया मेडिका और रिपर्टरीज में। All of them emphasized the usefulness of mental symptoms for accurate prescribing, but have left a lot for us to understand and practice it properly. तो ये जो सब लोग थे इन्होंने भी काफ़ी जोर दिया कि भाई मेंटल सिम्टम्स का यूज़फुलनेस के ऊपर, और उन्होंने ये बताया कि भाई ये सिम्टम्स जो है मेंटल सिम्टम्स एक्यूरेट प्रेस्क्राइबिंग के लिए ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ फिर भी हमारे लिए छोड़ दिया, हमारे समझने के लिए, हमारे और उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस में लाने के लिए। Our master, Dr. M.L. Sehgal, discovered and evolved a new direction and put the concept of Dr. Hahnemann on a sounder, scientific and logical ground like a true disciple through his revolutionized way of prescribing. तो जो डॉक्टर एम.एल. सहगल हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया, उसको न्यू डायरेक्शन दिया, मतलब ये जो माइंड सिम्टम्स के जो इम्पोर्टेंस को, और उसको एक नई दिशा दी, उसको एक कंसेप्ट दिया जिसमें कि डॉक्टर हैनीमैन के ही कंसेप्ट को उन्होंने लिया और उसको बहुत साउंड और अच्छे से और साइंटिफिक में और लॉजिकल उसके पीछे जो है इन्वॉल्वमेंट, वो कैसे एक जो ट्रू जो डिसाइपल होगा किसी का अपने गुरु का, वैसे उन्होंने यह आगे बढ़ाया है। और इसमें इसको रिवोल्यूशनाइज्ड वे ऑफ प्रेस्क्राइबिंग बोल के, तो वो हैनीमैन के ही उस थ्योरी जो उनका प्रिंसिपल है उसको ही और प्रॉपर, ताकि हम लोग और अच्छे से उसको यूज़ में ला सके, तो वो बताया। इन दिस सीरियल ही हैज़ प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ case reports that the principle of classical homeopathy required a drastic change and culling of its prejudices, which makes the selection of medicines uncertain. So ये जो सीरीज़ में सर ने जो निकाले हुए हैं आयुर्वेद के, तो उन्होंने प्रूव कर दिया अपने केस रिपोर्ट्स की मदद से कि जो प्रिंसिपल है क्लासिकल होम्योपैथी का, उसको थोड़ा सा एक मेजर चेंज की ज़रूरत है, और उसके साथ जो प्रेजुडाइजेस, जो पहले की जो धारणाएं बनी हुई हैं, उसमें थोड़ा सा जो धारणाएं सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन को लेके जो अनसर्टेनिटी, उसमें थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत इन्होंने महसूस की। He has tried to remove to a great extent the stigma of trial and error from the face of this great system. और इन्होंने क्या किया, जो हिट एंड ट्रायल जैसे बोलते हैं ना, ट्रायल एंड एरर, कि दे दो भाई ये इतने सिम्टम्स मैच हो रहे, दे के देखो, हो गया तो फिर दूसरी, तो ये जो इस सिस्टम पे ये एक तरह से बोलते हैं कि धब्बा लगा हुआ है, वो उन्होंने हटाने की कोशिश की है। He has come to the conclusion that each one of us is born with a particular bent of mind, say sensitivity, which in other words represents our nature or habit, of which we are slave and remain under its influence without any remorse,
because we find no fault with our own conduct while the people around us have a strong objection onto it. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है डॉक्टर सहगल ने कि हर एक जो हम में से जो हर कोई है वो कैसे जन्म लिया है, एक पर्टिकुलर उसका माइंड रहता है, जैसे कि उसकी सेंसिटिविटी को ले लो, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारा जो स्वभाव है, हमारी आदतें हैं, वो रिप्रेजेंट करता है, जिसके कि हमें एक तरह से गुलाम होके रहते हैं और उसी के इन्फ्लुएंस में, उसके ही उसमें रहते हैं, और कोई हमको गिल्ट भी नहीं महसूस होती है, उसको लेके कुछ पछतावा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको कोई चीज़ वो गलत नहीं लगते रहती है हमारे ही खुद के बिहेवियर की वजह से, लेकिन जो हमारे पास आसपास जो लोग होते हैं वो उसके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है उनको। द कन्फ्लिक्ट लाइज इन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वेयर एज द पर्सन हिमसेल्फ फाइंड्स convenience in the way he conducts himself in daily routine. Those in his close contact feel inconvenience in what he does. तो जो स्वाभाविक सा बोलेंगे कि इंसान का जो स्वभाव है उसके अनुसार वो काम करते रहता है, तो कन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? तो वो जो क्लैश हो जाते हैं, जो आपस में भिड़ जाते हैं, कैसे? जो पर्सन का खुद का जो उसमें से इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो कन्वीनियंस ढूंढता है, जिस हिसाब से वो अपना बिहेवियर कर रहा है तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करता रहता है डेली रूटीन में। और दो जो उसकी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्या समझा, वो उसके उस कन्वीनियंस से इनको इनकन्वीनियंस होने लगता है जो वो कर रहा है। सो आउट ऑफ देम हु गेट सर्कमस्टेंसेस इनफ टू कीप देयर माइंड कूल एंड अनप्रोवोक्ड रिमेन सेफ, विच इज़ वेरी रेयर। तो अब ये जो आसपास वाले जो आईपीएल जो भी हम बोलेंगे लोग हैं, इनमें से जो कुछ को ही ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं जिसमें कि वो अपने दिमाग को बहुत शांत और अनप्रोवोक्ड रहते हैं और सेफ रहते हैं, और वो कि बहुत रेयर हो पाता है ऐसा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे मीट विद एडवर्स एटमॉस्फेयर एंड ओवर द टाइम develop unforeseen and unexpected melodies with modern dreaded nomenclatures. तो अब सर क्या बता रहे हैं आगे कि ज़्यादातर केसेस जैसे बोल रहे, कुछ तो वो क्या होता है, वो इतने लकी इनफ होते हैं कि अपना माइंड को कूल रख पाते हैं और वो सेफ़ रह जाते हैं अनप्रोवोक्ड होके उस सिचुएशन से। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, वो एक एडवर्स जो विपरीत परिस्थिति में आ जाते हैं जो लोग, और ऐसे नहीं कि तुरंत, ओवर द टाइम कुछ समय वैसे ही चलते रहने से वो एक जो पहले से नहीं जाना गया कि वैसा कुछ होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ बीमारियां जो आजकल की ऐसे मॉडर्न जो नेम्स दे रहे हैं वो आ जाती हैं वो परिस्थिति में रहते रहते। द रीज़न इज़ दैट दिस टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रेस creates inefficiency in the ability of the system to extract from the normal diet. A person takes a matter of daily routine the desired elements to keep the body fit, the mechanism of assimilation. तो रीज़न क्या है? रीज़न है कि इस तरीके का जो दिमागी जो स्ट्रेस आ रहा है वो क्या बोलते हैं, जो पर्सन का सिस्टम जो है उसमें इनएफिशिएंसी आ गई है, उसकी एबिलिटी में। क्या चीज़? जो नॉर्मल डाइट है उसमें से वो कुछ जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो निकाल पाए, और पर्सन क्या करता है, डेली रूटीन जो है उसका, उसमें से वो जो डिज़ायर जो उसको चाहिए वो उसको निकाल पाए। किस लिए? बॉडी को फिट रखने के लिए। तो मतलब मेन क्या हो गया? द मैकेनिज्म ऑफ एसिमिलेशन। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि जो हमने खाया उसमें से जो हमारी नीडेड चीज़ें हैं वो उसको निकाल के अपने सिस्टम में डालें यूज़ के लिए, तो वो एसिमिलेशन का मैकेनिज्म की बात करें कि उसकी एफिशिएंसी कहीं पे गड़बड़ हो जाती है। नेचुरली द ओवरऑल माल न्यूट्रिशन does cause results in weakening the elementary process also, which leaves in the body the undischarged portion of the unwanted matter which rotten and converts itself into a ready ground
for various types of infections and live organisms to breed. तो अभी ये जो परिस्थिति जो एसिमिलेशन का इसमें इनएफिशिएंसी हो रही है, तो नेचुरली क्या होगा कि जो ओवरऑल जब परिस्थिति देखें तो वो बंदा जो है वो माल न्यूट्रिशन में जाएगा। और ये अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वीकनिंग हो जाएगी, जो उसके एलिमेंट्री प्रोसेस जो वेस्ट निकालने का प्रोसेस है वो भी हैम्पर हो जाएगा। तो अब बॉडी कैसा रहेगा, बॉडी में जो डिस्चार्ज होना था वो अनडिस्चार्ज, तो ये जो अनडिस्चार्ज पोर्शन है जो नहीं चाहिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसका, वो बॉडी में ही रह गया। तो अभी वो सड़ेगी और वो अपने को बदल देगी क्या, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन या लाइव ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे पनपने के लिए वो वहीं पे रह गया बॉडी में ही। द रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी discovers that prescribing with the help of mental states regulates these two systems and thus restores health। तो ये जो रिवोल्यूशनाइज्ड मेथड है डॉक्टर सेगल का होम्योपैथी का, ये प्रिस्क्राइबिंग कैसे कर रहा है, मेंटल स्टेट्स की वजह से के हेल्प से कर रहा है। तो ये एक्चुअल बेसिकली क्या कर रहा है, जो दो सिस्टम्स है जो हमारा अभी देखा हमने एसिमिलेशन और एलिमिनेशन का, इसको ही वो रेगुलेट कर देता है और वो फिर हेल्थ को रिस्टोर कर देता है, वापस हेल्थ की स्थिति आ जाती है। It gives an average homeopath a better way of understanding the present mental state comprising of present, predominant and persistent signals of the center, finding expressions through speech and actions। तो आगे सर क्या बताते हैं कि अभी ये जो होम्योपैथी है प्रेस्क्राइबिंग का मेथड जो है, इसमें क्या है, ये क्या देता है, एक जो एवरेज होम्योपैथ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि एकदम बहुत सीखा हुआ या एकदम ही लो जिसकी कैपेसिटी हो, वैसे नहीं, जो एवरेज होम्योपैथ है उसके लिए एक अच्छा तरीका है जो प्रेजेंट जो मेंटल स्टेट है उसको समझने में, जिसमें कि मेंटल स्टेट में क्या उसमें लिया गया जो हम पहले के सीरीज़ में देख चुके हैं, प्रेजेंट जो अभी का है, प्रीडोमिनेंट जो प्रमुख एकदम दिख रहा है, और परसिस्टेंट जो पहले से ही चले आ रहा है। तो ये सिग्नल्स बोल रहे हैं सर कि ये सिग्नल्स है किसका, सेंटर का। सेंटर जो हमारा वाइटल फोर्स है वो सेंटर है और वहाँ से ये सिग्नल दे रहा है किस फॉर्म में, प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट और परसिस्टेंट के फॉर्म में जो सिम्टम्स हमको दिखते हैं। और ये जो है ये एक्सप्रेशन किस में पाते हैं, स्पीच, बोलने में और उसकी क्रियाओं में ये हमको समझ के आता है। तो एक एवरेज होम्योपैथ भी ये इजीली ग्रैस्प कर सकता है। फॉर शॉर्ट ऑफ स्पेस आई शैल मेंशन अ सिंपल केस टू सपोर्ट माई कन्विक्शन दैट अ पर्सन एज 65 years with lobar pneumonia was admitted in my unit। सो सर बताते हैं कि ये जो व्यू पॉइंट जो है इसको छोटे में समझने के लिए, मतलब इसी स्पेस में वो समझाना भी चाह रहे हैं कि सर एक सिंपल केस मेंशन कर रहे हैं जिसमें कि वो बंदा जो है 65 years का है, उसको लोबार निमोनिया है और वो सर के ही यूनिट में एडमिटेड था। आफ्टर द फेलियर ऑफ स्पेसिफिक्स लाइक ब्रायोनिया एंड फॉस्फोरस, पेशेंट गॉट क्योर्ड विद स्ट्रेमोनियम on the indication that he was crying for help in delirious state of mind। Rubric है delirium, crying for help, who was an hour before telling the people around, why you people are unnecessarily worrying about me, I am strong enough to fight with the devil without any support from outside। तो अभी बताते हैं कि जो रेगुलर जो मेडिसिन यूज़ होती थी वो स्पेसिफिक्स ही एक तरह से सिम्टम्स तो देखते ही होंगे, बट एक तरह स्पेसिफिक ही हम लेके चलते थे। तो ब्रायोनिया और फॉस्फोरस दी गई पेशेंट, लेकिन क्योर किससे हुआ, स्ट्रेमोनियम से। वो दोनों मेडिसिन फेल हुई। तो इंडिकेशन क्या था कि वो जो पेशेंट था वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था डेलीरियस स्टेट, माइंड के डेलीरियस स्टेट में, जो कि 1 घंटे पहले क्या कर रहा था, लोगों को बोल रहा था कि अरे तुम लोग बेकार का क्यों चिंता कर रहे हो मेरे लिए, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये जो इविल है इसको लड़ सकता हूँ बिना किसी बाहरी सपोर्ट के। Although his facial expression this was conveying a different story।
अफेक्टेशन, यहाँ पे अफेक्शन लिख दिया, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो, जबकि बता रहे थे जो आसपास के कि वो कन्वे कर रहा था एक डिफरेंट स्टोरी, मतलब वो डरा हुआ है बट लोगों को बोला क्यों डर रहे हो, तो ये अफेक्टेशन था उसका। गाइडेड बाय द न्यू कंसेप्ट, causes of psoriasis could be cured with drugs like belladonna, bryonia and ignitia with no recurrence, which are not even mentioned in our literature for the treatment of psoriasis। तो ये जो न्यू कंसेप्ट है, इससे जब हम गाइड हो रहे हैं तो ये क्या, सोरियासिस को भी क्योर किया जा सकता है। कैसे? ब्रायोनिया, बेलेडोना, इग्निशिया ऐसी मेडिसिन से भी जिनका कि और बिना किसी रिकरेंस के दोबारा वो बीमारी आएगी भी नहीं। सो जो कि वो लिटरेचर में कहीं भी मेंशन नहीं है सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए। Likewise, there are many more examples wherein the technique has been put to test and has been found quite effective। और इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें कि ये जो टेक्निक है इसको टेस्ट किया गया है और बहुत इफ़ेक्टिव फाइंड किया गया है। With gratitude to the Master Dr. M.L. Sehgal and humble submission to profession in general। और फिर सर अपना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं डॉक्टर एम.एल. सहगल को और उनके प्रति, प्रोफेशन के प्रति वो बहुत समर्पित हैं। सो ये प्रीफेस डॉक्टर आर के मनचंदा ने दिया है। Yes, sure। यहाँ पे कुछ और कोई ऐड करना चाहेगा तो वेलकम है, नहीं तो आई विल प्रोसीड टू फॉरवर्ड नाउ। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे या आई विल प्रोसीड? ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो फॉरवर्ड। आई थिंक RH, which has gained so much of popularity all over the world, does not require any recommendation from any of us, the devotees। तो ये जो है फॉरवर्ड डॉक्टर H.L. चितकारा द्वारा दिया गया है। तो वो बता रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये जो रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है पूरे वर्ल्ड में कि अभी इसके लिए कोई रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब हम में से, मतलब सर जो डिवोटी अपने को होम्योपैथी के लिए मानते हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, इतना पॉपुलर हो चुका था इस वक्त तक। द क्वेश्चन अराइजेज हाउ बेस्ट टू लर्न इट। लेकिन प्रश्न क्या आता है कि इसको कैसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे लर्न किया जा सके। आई हैव बीन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन that it can be done only by taking to apprenticeship, sitting by the side of the teacher to know as to how he works। so अभी बोले कि सर बता रहे हैं कि सर ये एकदम पूरी तरह से कन्विंस है कि भाई ये सिर्फ कैसे किया जा सकता है, जो एक बोलते इंटर्नशिप की तरह एक पीरियड हो जाए जहाँ पे जो टीचर है जिसको ये कैसे वर्क होता है उसके बाजू में बैठ के और फिर देखें कि वो कैसे कर रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है। बट लुकिंग टू द लाइफ एज इट इज़, आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू कम ओवर टू दिल्ली। देयर शुड बी सम अल्टरनेटिव फॉर देम। आई थिंक द सीरियल इन हैंड परहैप्स फुलफिल्स द नीड। लेकिन अभी जो लाइफ है जिस तरीके से चल रही है उस हिसाब से सर ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा हर एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि दिल्ली आ जाए, और कुछ तो इसका पर्याय दूसरा होना चाहिए उनके लिए। तो सर समझते हैं कि ये जो सीरीज़ जो हमारे हाथ में है ये वो नीड को की पूर्ति करेगा। वी नीड टू बी थैंकफुल टू डॉक्टर M.L. सहगल फॉर द पेन्स ही हैज़ टेकन टू मेक द कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर बाय द हेल्प ऑफ केस रिपोर्ट्स। सो सर बोल रहे हैं कि हमें आभारी होना चाहिए डॉक्टर M.L. सहगल का कि जो उन्होंने इतनी तकलीफ़ उठाई है और ये कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब पूरा क्लियर कि कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, किसकी मदद से, जो केस रिपोर्ट्स उन्होंने दी हैं उसकी मदद से। आई अंडरस्टैंड दैट ही विल नेवर कम आउट विद एनी लिटरेचर अनलेस ही वेरीफाइज द ट्रूथ हिमसेल्फ।
and is certain about it. तो सर ये समझते हैं कि वो जो डॉक्टर एम एल सहगल है वो कभी किसी ऐसे लिटरेचर को नहीं लाएंगे जब तक कि वो उन्होंने जो उसमें सच्चाई है उसको पूरी तरह से वेरीफाई नहीं किया हो खुद से, और वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में श्योर नहीं है, मतलब कि जब उन्होंने प्रॉपरली प्रूव किया तभी ये लिटरेचर के फॉर्म में आ रही है. Perhaps he has taken his own time, for which he seems to be justified in spite of the pressure from all of us dreaming to have had the serial from him long before. और सर बताते हैं कि शायद ये जो उन्होंने खुद का एक टाइम लिया है जिससे मतलब कि वो जो प्रेशर ये सब लोग का था कि भाई ये सीरीज़ उनके हाथ में आ जाए, वो लोग समझ जाए, तो सर ने लेकिन सहगल सर ने अपना खुद का टाइम लिया है और फिर वो जो टाइम उन्होंने लिया वो जस्टिफाइड है उनकी तरफ से, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए हैं वो पूरा टेस्टेड, फिर जाके वो उसको केस रिपोर्ट्स के फॉर्म में डाल रहे हैं. हेयर अ वर्ड ऑफ कॉशन विल बी नेसेसरी. तो यहाँ से मतलब कि एक कॉशन के रूप में सर कुछ बोलना चाहेंगे, हमको आगाह कर रहे हैं. To quote the author, this serial is of advanced level. तो ये जो ऑथर जो लिख रहे हैं सर, ये जो सीरीज़ है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है. The beginners will be well advised to study the earlier series first to avoid disappointment. तो सर ये एक क्वेश्चन का वो बने कि जो बिगनर्स हैं जो जस्ट शुरू कर रहे हैं तो उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि उन्होंने जो आगे की जो सीरीज़ है मतलब 1 से 6 तक उनकी वो उनके थ्रू उनको जाना ज़रूरी है ताकि वो निराश न हो, क्योंकि अब आगे की स्टडी एडवांस लेवल है. अदरवाइज इट विल बी लाइक लर्निंग फ्रॉम जेड बैकवर्ड्स टू ये ए. तो ये नहीं तो लर्निंग कैसे हो जाएगी, जेड से हम ए की तरफ जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट डायरेक्शन फ्रॉम ए टूवर्ड्स जेड, और ए टूवर्ड्स जो जेड है नॉर्मल डायरेक्शन वो उल्टा हो जाए. तो जो लोग नए हैं वो साइमल्टेनियसली वो रीड करना भी शुरू कर दे फर्स्ट वॉल्यूम से. सो ये था डॉक्टर एच.एल. चितकारा का फॉरवर्ड. फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है. सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू. कुछ किसी को बोलना है बताना है तो प्लीज़ वेलकम, अदरवाइज आई एम कंटिन्यूइंग. सो इंट्रोडक्शन. I can foresee the reaction to this much belated and most awaited ROS Series 7. So ये इंट्रोडक्शन डॉक्टर एम एल सहगल ने खुद लिखा हुआ है. तो बता रहे हैं कि सर पहले से ही वो जो रिएक्शन है वो भांप ले रहे हैं कि क्या है, कि क्योंकि बोल रहे कि बिलेटेड है, मोस्ट अवेटेड है, मतलब लोग बहुत पहले से ही राह देख रहे हैं इस ROS Series 7 की. तो वो रिएक्शन पहले ही उनको ऐसे दिख रहा है कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा इसको लेके. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ फ्रॉम दोज हु आर इन लाइन विद अस एंड वांट समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग. सो सबसे पहले किनकी बात कर रहे हैं सर, कि वो जो सर से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी और उनको कुछ नया चाहिए, कुछ और ज़्यादा एक्साइटिंग चाहिए. दे विल बी कंटेंटेड इफ़ आई टॉक टू ऑफ एनी अदर मेडिसिन देन. सो बोल रहे हैं कि वो संतुष्ट रहेंगे क्या अगर वो किसी और दवाई की बात करेंगे जैसे कि बेल. सो दे फील दे हैड इनफ ऑफ इट. एग्रीड. तो वो उनको लगता है क्या कि वो जितना है उतना बहुत हो गया है. सो ये चीज़ को समझ रहे हैं. तो आई थिंक this will be like confining things to ourselves, amounting to selfishness and forgetting the mission of the school of spreading the truth to a mass of physicians and practitioners of homeopathy and through them to reach the vast suffering humanity with speed to heal. तो सर बने कि अब खुद में ही कुछ चीज़ों को छुपा के रख लेना, अपने तक ही सीमित रख लेना, तो ये एक स्वार्थपना की तरह हो जाएगा. और जो मिशन है इस होम्योपैथी का कि भाई ट्रुथ को सब तरफ, हर जो फिजिशियन, हर एक प्रैक्टिशनर उस तक पहुंचाया जाए और उनके थ्रू वो वेरियस जो ह्यूमैनिटी, मानवता जो सफ़र कर रही है वो एक स्पीड के साथ वो हील कर पाए. तो सर का ये
पर्पस है कि वो चाहते कि ऐसा हो, तो वो हर चीज़ बस बता देना चाहते हैं, दूसरों को दे देना चाहते हैं. This series with well selected lesson bearing case reports is meant, number 1, to demonstrate practically both sides of the new concept, selection of medicine and as well as management of case, to make home what exactly we mean through belladonna and not the mere study of belladonna as a drug. So practically ये जो सर बता रहे हैं इसको सामने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो दोनों साइड है न्यू कंसेप्ट का, दोनों साइड मतलब क्या हो गया, एक तो मेडिसिन सेलेक्ट करने का, उसके बाद वो केस को मैनेज भी करने का, वो दोनों साइड को वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले प्रैक्टिकली, ताकि जो बेलाडोना है, बेलाडोना के थ्रू क्या मीन करे, ये सिर्फ एक बेलाडोना ड्रग की स्टडी नहीं होगी, उसके दोनों एक्सपेक्ट्स को भी वो सब बताएंगे. नंबर 2, टू इक्विप यू, that is our followers, with a most neglected but formidable weapon in belladonna, so that you should be able to convince our fellow professionals about the imaginary biases found in our literature regarding our medicines, which hamper the selection of a really indicated medicine. So number 2 पॉइंट में क्या बताना है कि हमको वो सर इक्विप कर रहे हैं, मतलब जो फॉलोअर्स हैं इस सिस्टम के, तो किससे, जो सबसे ज़्यादा जिसको नेगलेक्ट किया गया उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी का जो औजार है बेलाडोना में जैसे बोलेंगे, ताकि हम जो हैं वो हमारे जो फेलो प्रोफेशनल जो हमारे से जुड़े हैं उनको हम कन्विंस कर पाएंगे. क्या, किस बारे में, जो इमेजिनरी जो बायसेस जो लिटरेचर में डाला गया है किसी मेडिसिन को लेकर, और उसको वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो दिया गया है वो चीज़ वो हमको किसी रियली इंडिकेटेड मेडिसिन को चूज़ करने में कभी कभी हमको रोक देता है. जो लिटरेचर में हम देखते हैं कि अरे ये इसके बारे में तो यही बोला है, तो वो चीज़ों को भी वो यहाँ पे क्लियर करेंगे. To put down and to weaken the skeptical voices who are perhaps scared of facing the truth and are blocking our way just to hide their own weaknesses. और यहाँ पे ये बात सर और ज़्यादा वो कर रहे हैं कि skeptical voice मतलब कि जो लोग इसके पीछे बहुत नैरो माइंड लग रहे हैं, they are not welcoming this approach, वो अभी ऐसे स्कैर हैं जो ये सच्चाई को सामना करने के लिए, और वो हमारे बात को रोकने की कोशिश में है, किस लिए, सिर्फ उनका खुद का कमज़ोरी छुपाने के लिए. 4th नंबर, टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड बाय द लॉबिस्ट अबाउट आवर कंसेप्ट बीइंग वन साइडेड, डेंजरस एंड अनडिपेंडेबल, एंड thus discouraging the seekers of knowledge to attend our seminars. तो मतलब ये उस समय की बात है जब काफ़ी अपोजिशन मिला होगा ये लोग को ये सब करने में. तो अभी सर बताते हैं 4 नंबर पॉइंट में कि जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला दिया गया है ये न्यू कंसेप्ट को लेके, तो उसका एक वन साइडेड खतरा भी है. और क्या बता रहे हैं कि जो सीकर्स हैं, जो ये नॉलेज लेना चाह रहे हैं, उनको वो हतोत्साहित कर रहे हैं सेमिनार अटेंड करने को, तो उनके लिए भी ये वर्क ज़रूरी है. The purpose of our mission will be served not just by keeping silent, but by voicing the truth, verified and tested at its top repeatedly and as loudly as we can in comparison to dissension with intent. तो जो मिशन है, जो सर बताते हैं कि हमारा जो पर्पस है, किस चीज़ का जो मिशन है, क्या वो तभी हो पाएगा जब हम चुप नहीं बैठेंगे, सिर्फ चुप बैठने में नहीं, जबकि ट्रुथ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी. वैसा ट्रुथ जो वेरीफाई किया है, जिसको टेस्ट किया जा चुका है, और उसको टॉप पे हमको आवाज़ उठा के बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा. इतना ज़ोर का होना चाहिए ताकि जो बोले कि कोई जरूर जो इंटेंशनली इसको दबाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पाएगा. To be true, if you will carefully compare the previous lectures
ऑन बेलाडोना दे वर मेयर एक्सप्लेनेशंस ऑफ केंशियन स्टाइल। तो अभी सर सही मैंने बता रहे कि जब हम इसको केयरफुली कंपेयर करेंगे जो प्रीवियस जो लेक्चर्स जो दिए हैं बेलाडोना पे, वो देखा जाए कि वो पहले वाले सिर्फ वो मेयर केंशियन जो केंट ने दिए हैं उसी स्टाइल पे आधारित है। दिस इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इट, फुली डेवलप्ड इनटू अ पर्सनैलिटी हैविंग हेड, बॉडी एंड लिम्स। तो अभी ये जो वर्जन है ये एडवांस्ड वर्जन होगा बेलाडोना का, जैसे हम देखेंगे, या रेदर और सभी मेडिसिन का, जो कि फुली डेवलप्ड एक पर्सनैलिटी के फॉर्म में होगा, जिसका कि एक सिर भी दिखेगा, उसका शरीर दिखेगा, उसके हाथ पैर भी दिखेंगे। व्हेन वन हैज़ टू एडवांस वंस नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट टू अ यूनिवर्सिटी लेवल, he has to be in touch with the basic studied in primary, middle and high school so as to bring to one's mind crystal clear vividity of it। तो आगे से बताते कि जब हमको कुछ एडवांस का नॉलेज लेना है किसी भी विषय पे, तो जो कि यूनिवर्सिटी लेवल का होगा, तो पहले उसको बंदे को बेसिक स्टडी के टच में होना ज़रूरी है, जो कि उसने प्राइमरीज और मिडिल और हाई स्कूल के लेवल पे वो ज्ञान अर्जित किया होगा, ताकि वो अपने माइंड को बहुत ही क्लियर उसकी जो विविधता है उसको वो एसिमुलेट कर पाए, समझ पाएगा। दिस इज़ वाई अ नीड टू गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी हैज़ बीन फेल्ड। तो इसी वजह से जो रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथी उसकी हिस्ट्री को थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत महसूस की गई। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रीस्टेट थिंग्स इन अ डिफरेंट फॉर्म टू रिटेन इंटरेस्ट। तो और बता रहे सर कि इसीलिए दोबारा से वो चीज़ों को बताने की ज़रूरत है थोड़ा सा अलग फॉर्म में, ताकि लोगों का जो पढ़ने का इंटरेस्ट वो बना रहे। पार्ट 1, दैट इज़ थ्योरी, is meant to keep fresh in your memory the important features of the new concept। तो पार्ट 1 जो कि थ्योरी है वो सिर्फ हमारी जो याददाश्त हो उसको फ्रेश रखने के लिए, ताकि जो न्यू कंसेप्ट है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम उसमें याद रख पाए उसके थ्रू जाके। और पार्ट 2 केस रिपोर्ट्स है, केयरफुली सिलेक्टेड ईच बियरिंग अ लेसन फॉर द रीडर। तो उनको बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया गया और सब में कुछ ना कुछ लेसन है जो हम लोग पढ़ने वाले। इन द एंड दिस हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ माई राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट दैट इट फ्लोड फ्रॉम माई पेन ओनली व्हेन अ सिचुएशन वाज थ्रस्ट ऑन मी टू गिव अ सेमिनार और इन अदर वर्ड्स टू टेक अ टेस्ट। तो अंत में सर क्या बता रहे सहगल सर कि ये जो उनका जो लिखने का जो है उसकी जो किसी सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है रिवोल्यूशन होम्योपैथी पे ही लिखने का, तो ये एक हिस्ट्री, एक बोलते अतीत की तरह हो गया, जो कि उनके पेन से निकले चले जा रहा है। मतलब कब, जब वो ऐसी सिचुएशन आती जो उनके ऊपर डाल दी जाती है सेमिनार देने की या कोई दूसरे तरीके का कोई टेस्ट या चैलेंज आता है, तब वो ऐसे उनके कलम से वो लिखने लगते हैं। दिस वर्क इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ अ सेमिनार हेल्ड इन जून 1994। तो ये भी जो है, जो RH7 है, ये उसी तरीके का एक कारण इसके बनने का है कि वो एक सेमिनार जो 1994 जून में दिया गया। In the scheme of things to come, I feel I shall be able to come out before the end of this year with the remaining remedies listed under the head Poet wants to be repose and tranquility desire, conium, nux vomica, sulfur, to be followed by other series with headings like excitement, ennui, entertainment, amelioration, that is aurum, lilium take, फिर पेपर एक्सेट्रा, एक कोई रेयर आई थिंक सो अब सर यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, सो ये स्कीम जो अभी जो इसमें RH7 में ना रहा है, तो इसमें सर को ऐसा लग रहा है कि सर एक मतलब कि ईयर एंड के उसमें ये आ जाएंगे, इस और भी चीज़ें आएंगी जो बाकी की जो रेमेडीज़ उसमें होंगी,
जो कि कौन सी, जो स्टार्टिंग में हमने देखा है कि क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज्ड एंड ट्रंक्विलिटी डिज़ायर, इसमें जो मेडिसिन हम पढ़ के गए तो उसका और वो डिटेल में आगे बताएंगे। तो इसमें ये सब मेडिसिन मेंशन थी। और उसके बाद दूसरी और सीरीज़ आएंगी जिसमें हेडिंग्स आ जाएंगी ये बाकी की, और उसके अंदर की मेडिसिन भी देंगे सर। हाउ टू स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज लाइक MIF, what is that? Merck, iode, their nature as individuals, Merck and iode as iode. Both are opposite in nature. Their child, that is mixture, inherits qualities of both yet have a different identity. सो बोले कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़ हैं, जैसे मर्क आयोडोफ्लेविटमोगा, आई थिंक सो, इफ़ समबडी कैन जस्ट टेल। सो इसको स्टडी करना, और मर्क आयोड, तो इसको कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़ हैं, दो अलग अलग टाइप की हैं और फिर ये साथ में आई हैं, तो इसको कैसे स्टडी करने का वो बता रहे हैं। सो उनका इंडिविजुअल नेचर, जैसे मर्क को मर्क के तौर पे और आयोड को आयोड के तौर पे पढ़ना, फिर जो दोनों हैं क्या वो ऑपोजिट नेचर में है, फिर इनका जो चाइल्ड, मतलब ये दोनों अगर मिक्स हुए हैं तो वो जो है वो जो क्वालिटीज़ होगा वो दोनों का लेगा, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होगी। लाइकवाइज वी हैव अर्जेंटमेट which is a saint by nature, but when combined with nitric acid it converts itself to be a deceitful person, that is argentum nitricum। तो उसी तरह सर बोल रहे हैं कि हमारे पास अर्जेंटम मेट है जो कि बंदा बहुत एक साधु टाइप का है स्वभाव से, लेकिन जब इसको नाइट्रिक एसिड के साथ जोड़ दिया गया तो वो अपने आप को एक बहुत ही डिसीटफुल, धोखा देने वाला व्यक्ति जैसा में कन्वर्ट हो गया, जो कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है। आई हैव एन एंडलेस लिस्ट ऑफ रेमेडीज इन माई माइंड लाइक माई एक्सपीरियंस विद वेरियस नो सोर्ट्स, बट फॉर वॉन्ट ऑफ स्पेस आई डोंट थिंक आई शैल बी एबल टू लिस्ट देम हेयर। तो इसी तरह सर बता रहे हैं सहगल सर कि उनके पास बहुत ही एंडलेस, जिसका एंड ही नहीं, वैसी लिस्ट है रेमेडीज़ उनके दिमाग में वो, और उनका जो एक्सपीरियंस है डिफरेंट नो सोर्स के साथ, लेकिन क्यों जगह की कमी की वजह से सर को ऐसा लग रहा है कि वो सारे वो लिस्ट नहीं कर पाएंगे इसमें। In the end, I assure you of my belief that in your satisfaction lies my success. Your kind suggestions are invited। तो सर में बोल रहे हैं कि सर अपनी तरफ से पूरी तरह से हमको एश्योर कर रहे हैं कि जो बिलीफ है वो हमारे सेटिस्फेक्शन में ही है, जो उनका सक्सेस है वो अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो सर अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहे हैं। और सर उस समय सजेशंस भी इनवाइट कर रहे थे कि कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो। दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द दिस इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट कम्स द इंडेक्स। तो यहाँ तक आई थिंक सो सब क्लियर है हम लोग को, है ना? कुछ और एनीवन वांट्स टू ऐड कुछ, या कुछ एडिशन ज़रूरी है, या शैल आई प्रोसीड फर्दर? हेलो, दोपहर का टाइम है। आई होप नो वन इज स्लीपिंग बिकॉज आई कांट सी। कुछ तो बोलिए, कुछ आवाज़ दीजिए कि ओके है या कुछ और चेंज चाहिए। ओके 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 मैम। हाँ, थैंक यू सर। अभी यस मैम, वी आर लिसनिंग। नहीं, आफ्टरनून का टाइम है तो लगता है मैं जगी हूँ और सबको जगा के रख रही हूँ, ऐसा ना हो और सब सो रहे हैं। हाँ नहीं इसी बहाने कुछ तो जा रहा कान में। हाँ नहीं, वो जब और उसी में सोएंगे तो फिर और ज़्यादा वो होगा उसका इफेक्ट। अच्छा, मेरा भी यही है। हाँ यस मैम, अब तो ये आरओएस हमारा लंच हो गया है ना। इसके बगैर फिर डाइजेस्ट नहीं होता। टाइम में आरओएस ही लेते हैं हम लोग। राइट, ठीक है। अभी तो मैं इंडेक्स के थ्रू जाऊंगी, मैं इंडेक्स रीड करूंगी ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे कि आगे क्या, कभी कभी क्या डाउट आने लगते हैं तो हाँ आगे वो होने वाला है तो वो माइंड में रहेगा, ठीक है। सो मैं इंडेक्स को थोड़ा सा रीड करके जाती हूँ, राइट। और वो मैम जो MIF था ना, वो था मर्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवर्स। हाँ, वो बाद में आ रहा है जो था। राइट। हाँ, वो पहले मर्क है तो उसका ही है कुछ एक। हाँ, फिर याद है, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज टू नहीं है इसका ना।
हाँ ठीक है यहाँ फिर। MIF आया ना और आया बताया है थोड़े सर। हाँ ये मर्क। राइट साइड की रेमेडी है। हाँ हाँ हाँ, जी 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 आयर लेफ्ट साइड की, मर्क आयर जी, जी। लेफ्ट साइड है, आयर राइट। हाँ, तो ये MIF सीधे कर दिया तो फिर थोड़ा सा वो हो गया, यूज टू नहीं, वो मर्क तो भी इसमें आदत है देखने की तो। ये बहुत यूज होता है फिजिकल मेथड में। हाँ हाँ हाँ, उसमें तो काफ़ी ये सब का है। ठीक है, सो इंडेक्स पे जाते हैं अभी। सो इंडेक्स ऑफ ROH 7। सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो पेपर्स प्रेजेंटेड इन अ सेमिनार इज नीदर in Netherlands on 6th 8th June 1994, repeated in UK in July 1994। तो ये कहाँ, ये कौन से सेमिनार का वर्क है? वो सेमिनार जो नीदरलैंड में हुआ था 6 और 8 जून को 1994 में, और फिर वही सेमिनार रिपीट हुआ था यूके में जुलाई 1994 को। सो नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रीफ रिव्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी, हाउ आई डिस्कवर्ड दिस आइडिया। तो इसमें सर बताने वाले हिस्ट्री जो ब्रीफली देंगे रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी का, कि सर कैसे इस आइडिया को डिस्कवर किया, क्या कारण था। फिर सेकेंड जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी, ए व्हाट इज़ द चेंज, फिर बी हाउ टू सिलेक्ट अ रेमेडी, सी में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PPP, डी में केस टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रिपल PPP, फिर ई व्हेन नॉट टू प्रिस्क्राइब, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल प्रिस्क्राइबिंग, जी व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ मेडिसिन, कि मेडिसिन दे दी अब क्या एक्सपेक्ट करना है वो बताएंगे। एच में द डिसिप्लिन फॉलोड बाय द सेकेंड एक्शन, फिर आई में इट्स ड्यूरेशन, नंबर 2 ओके एच में ही पार्ट्स है आई थिंक सो, ठीक है। डिस्चार्ज, तो डिसिप्लिन फॉलोड बाय द सेकेंड एक्शन क्या है? इट्स ड्यूरेशन देखना है। सेकेंड में बताना है डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक मैटर, थर्ड फंक्शनिंग ऑफ द क्यूरेटिव प्रोसेस, फिर फोर्थ में साइन ऑफ परफेक्ट हेल्थ, फिर आई टॉपिक जो है वो है व्हाट डज दिस चेंज ऑफ नॉर्म्स ब्रिंग्स टू अस, फिर जे हाउ टू एसेस द ओवरऑल प्रोग्रेस, फिर के में वेट एंड वॉच के बारे में बताएंगे, फिर एल में नीड टू आइडेंटिफाई द ड्रग्स, फिर थर्ड चैप्टर आएगा उसमें बता रहे हैं वाई वी प्रेस स्टडी ऑफ बेल फर्स्ट एंड द अदर रेमेडीज लेटर। तो इसमें क्यों भाई बेलाडोना पहले क्यों पढ़नी है, बाकी क्यों बाद में, ये बताएंगे। फिर फोर्थ में है द स्टडी ऑफ बेलाडोना एज एन इंडिविजुअल, फिर फिफ्थ चैप्टर में है दिस स्टडी ऑफ बेलाडोना इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स अर्लियर एक्सपोजिशंस इन ROH सीरीज़। तो ये जो बेलाडोना का स्टडी होगा ये अलग तरीके का होगा जो बाकी सीरीज़ में दिया है। रिगार्डिंग व्हाट, नंबर 1 प्रिवेंशन, नंबर 2 मेंटेनेंस, नंबर 3 जनरेशन दैट इज़ ग्रोथ। 6 चैप्टर में हम पढ़ने वाले द स्टडी ऑफ बेलाडोना इन 2 पार्ट्स दैट इज़ 1 and 2। पार्ट 1 theory, different rubrics and 1 to 11 stages। फिर पार्ट 2 में है index of the contents of the practical part of RH, तो selection and management through case reports belonging to belladonna। फिर 7th चैप्टर में the first part of belladonna that is theory part, जिसमें क्या आ जाएगा इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेट गिवन बिलो, जो फॉर्मेट दिया है उसी प्रकार से बेलाडोना का थ्योरी पार्ट पढ़ा जाएगा। तो ए जो है रीजंस व्हाट एंड वाई बेलाडोना हाइड्स, फिर उसमें है नंबर 1 क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिज़ायर्स, नंबर 2 रेस्ट डिज़ायर्स, नंबर 3 कैरिड डिज़ायर्स टू बी फास्ट, फिर नंबर 4 पॉम्पस इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 बेनिवोलेंस, 6 में मैग्नेटाइज डिज़ायर टू बी मेस्मरिज्म मेमोरेशन, फिर 7th में है लाइट डिज़ायर फॉर, फिर 8th में डिसेंट मैनरफुल, 9th में है नॉन वल्गैरिटी, फिर 10th में सेल्फ रिस्पेक्टिंग, 11th शाइनेस टिमिडिटी बैशफुल, 12th में फियर पैरालिसिस ऑफ, 13th में अटेंशन डिज़ायर्स।
फिर इसमें भी नंबर 1 में क्या बताते हैं, द जेस्चर्स एम्प्लॉयड बाय बेलेडोना टू हाइड थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग थिंग्स। तो वो जेस्चर्स जो बेलेडोना अपना रहे हैं चीज़ों को छुपाने के लिए, वो बाकी नीचे के जो रूब्रिक्स हैं उनके थ्रू दिया गया, तो वो बताया जाएगा इस पार्ट में। सो नंबर 1 है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। नंबर 2 नॉइज इंक्लाइंड टू मेक। Number 3 feigning sick, that is attention desire. 4th quarrelsome anger without. 5th light desire for. 6th carried desire to be fast. 7th laughing speaking when. 8th timidity bashful. फिर सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो टू वॉट एक्सटेंड बेलेडोना हाइड्स ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स टू बी स्टडीड अंडर दिस है। तो कितने हद तक बेलेडोना छुपाएगा, तो वो रूब्रिक्स इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो नंबर 1 होगा इसमें हाइड्स थिंग्स। सेकेंड नेकेड वांट्स टू बी। थर्ड सेंसिटिव लाइक टू। फोर्थ डिल्यूजन डिमांड लिमिटेड टू अ लिटिल ऑफ अटेंशन। फिर फिफ्थ pompous important. Sixth light desire for. 7 fear dark of. 8 rage medicine from forcible administration of. 9th mood repulsive. 10 defiant. 11 calculating inability to. फिर बी में क्या बताएंगे, जनरल नेचर ऑफ बेलेडोना एज अ नॉर्मल पर्सन। तो जनरल जो स्वभाव है बेलेडोना का, जब वो नॉर्मल बीमार नहीं है, तो द ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स फॉर्मिंग जनरल दैट इज बेसिक नेचर ऑफ बेलेडोना। तो ये है फर्स्ट स्टेज। तो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रूब्रिक लेट अस नो व्हाट आर डिल्यूजन्स। तो ये है उसका इनिशियल स्टेज के रूब्रिक। तो नंबर 1 है डिल्यूजन्स पुअर थिंग्स ही इज। Second delusion floating in air. 3 delusions wealth imagination of. 4th frivolous. 5th unreliable promises to his. 6th light desire for. 7 delusion sensations misrepresents his. 8th delusions now well now sick. 9th play passion for gambling. 10 delusions passion for gambling for money making. फिर सेकेंड स्टेज से बेलेडोना उसमें कौन सा रूब्रिक्स है, नंबर 1 delusions floating in air. नंबर 2 delusions floating in air bed swimming in. थर्ड delusion flying sensation of. फिर थर्ड स्टेज तो बेलेडोना का है, उसमें रूब्रिक्स है delusions business ordinary they are pursuing. delusions engaged ordinary occupation in. फिर फोर्थ स्टेज पेल का नंबर 1 delusions possessed being. नंबर 2 delusions sick imagines himself. फिर फिफ्थ स्टेज नंबर 1 boaster. नंबर 2 exuberance. नंबर 3 delusions surrounded by friends. फिर सिक्स स्टेज ऑफ पेल उसमें आएगा नंबर 1 credulous. नंबर सेकेंड है नेव. थर्ड बेनिवोलेंस. सेवन स्टेज ऑफ बेल में क्या होगा, नंबर 1 कंपनी एवर्जन टू फ्रेंड्स ऑफ इंटीमेट. एंग्जाइटी कंपनी इन वेन. थर्ड नंबर है कॉकटिश नॉट इनफ. फोर्थ कॉकटिश टू मच. फिफ्थ प्लेजर लेसीवियस आइडल्स ओनली इन. नंबर 6 डिसीटफुल. Number 7 deceitful fraudulent. Number 8 jealousy saying making what he would not say and make. 8th stage of bell. Number 1 में रूब्रिक आएगा weeping refused when anything. Number 2 weeping remonstrated when. Number 3 anguish weeping with. फिर 9th स्टेज ऑफ बेलेडोना में आएंगे रूब्रिक्स. नंबर 1 फ्राइटेंड इजीली. नंबर 2 delirium terror expressive of. Number 3 delirium fear of men with. 4th escaped attempts to. 5th high desires to fear on account of.
6th, suicidal pains from. 7, fear, dark off. 10th stage जो है, number 1, anger, mistakes about his. second, anger himself with. फिर 11th stage जो है उसमें number 1, sits and breaks pins. second, break things, desires to. फिर third, destructiveness. 12th stage, number 1, mania, spit and bite to those around him would. second, mania, scratching himself. 3, rage, medicine from forcible administration of. 4th, noise, inclined to make. 5th, rage, knows his relatives does not. 6th, refuses treatment every. 7th, admonition aggravates. To start with the second part of Bell, practical part. तो ये जो था ऊपर का वो थ्योरी पार्ट में इतना सब आएगा. फिर प्रैक्टिकल पार्ट जो है बेल का तो उसमें बताया जाएगा. केस 1 रहेगा. केस 1 में लेसन है, इट प्रेजेंट्स द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी. ये लेसन 1 में जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा हमको. दिस केस प्रूव्स दैट इफ़ वी अलाउ आवर माइंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेम ऑफ द डिजीज लाइक टीबी, कैंसर एक्सेट्रा, यू वुड नॉट बी एबल टू सेलेक्ट द रियली इंडिकेटेड मेडिसिन. तो ये जो केस है ये बहुत ही प्रमाण के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर हमने अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस होने दिया डिजीज़ के नाम से, जैसे कि टीबी, कैंसर, तो हम मेडिसिन को जो रियली इंडिकेटेड मेडिसिन है उसको नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे. फिर नो मेडिसिन इज स्मॉल इवन इफ इट इज़ बेलेडोना बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिजीज़. तो बता रहे हैं कि इसमें कि कोई भी मेडिसिन छोटी नहीं है. बेलेडोना के पास भी कोई भी डिजीज़ को क्योर करने की कैपेबिलिटी है. फिर केस नंबर 2 दिया है, उसमें लेसन क्या मिलेगा. केस नंबर 2 का, दिस केस प्रेजेंट द जनरल नेचर ऑफ बेलेडोना वेयर द पर्सन हिमसेल्फ इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज डिजीज़, अदर्स हैव टू टेक इनिशिएटिव फॉर हिज ट्रीटमेंट. तो केस 2 में जो लेसन हमको मिलेगा वो क्या बता रहे हैं कि ये केस जो जनरल जो नेचर है बेलेडोना का वो इसमें दिखाया गया है, जहाँ पे जो पर्सन है वो अपनी बीमारी के प्रति कुछ भी उसको लेना देना नहीं है, दूसरे उसके आसपास के लोग ही इनिशिएटिव लेते हैं उसके इलाज के लिए. केस नंबर 3 जो है उसमें लेसन क्या है. दिस इज़ ऑल्सो अ केस प्रेजेंटिंग द जनरल नेचर ऑफ बेलेडोना बट स्लाइटली डिफरेंट. He is compelled to take the treatment because his disease creates difficulties for him while communicating with others, which results misunderstanding. तो केस नंबर 3 जो बेल का देखेंगे उसमें लेसन क्या मिलेगा हमको कि ये केस भी जनरल नेचर बेलेडोना का दिखाएगा. जो थोड़ा जो अंतर है वो क्या है कि यहाँ पे वो ट्रीटमेंट को लेने को मजबूर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका जो बीमारी है वो मुश्किलें खड़ी कर रहा है उसके लिए कि जब वो दूसरे से बात कर रहा है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. फिर केस नंबर 4 लेसन, इसमें क्या दे रहे हैं. दिस केस डिनोट्स दैट नोबडी वुड हैव थॉट एंड बिलीव्ड दैट बेलेडोना इज जस्ट वन डोज in just one dose would clear the case of its dimensions which involves many diseases. So case number 4 से लेसन जो मिलेगा हमको कि ये केस क्या बताएगा कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा या विश्वास किया होगा कि बेलेडोना सिर्फ एक डोज में वो केस को क्लियर कर देगा जिसमें कि बहुत सारी डिजीज़ से ग्रसित था जो बंदा. फिर केस नंबर 5 इसमें लेसन क्या है. This case proves that belladonna covers almost 40% of the cases all over the globe, irrespective of nationality. तो केस नंबर 5 में क्या लेसन मिलेगा कि ये केस जो है वो ये बताएगा कि बेलेडोना जो है 40% जो केसेस हैं पूरे अर्थ पे वो मतलब किसी भी नेशनैलिटी का हो तो वो उसे क्योर होते हैं. केस नंबर 6 उसका लेसन होगा.
This is a typical case of feigning sick, where a patient annoys you to the extent that you have to keep him at a distance. So केस नंबर 6 का लेसन क्या है कि ये फेनिंग सिक का एक बहुत ही टिपिकल केस दिखेगा, जिसमें कि जो पेशेंट है वो इतना परेशान कर देगा डॉक्टर को कि भाई उससे थोड़ा सा दूरी रखने को मजबूर हो जाएंगे हम. केस नंबर 7, इसका लेसन क्या है? It is for the reader to find out why this patient could not be cured by the other methods employed in homeopathy, in spite of the fact that the patient is a staunch supporter of homeopathy. तो केस नंबर 7 का लेसन क्या है कि ये रीडर्स के लिए खुद ही उनको पता करना है कि भाई ये पेशेंट किसी भी दूसरे मेथड से क्यों नहीं क्योर हो पाया, जो होम्योपैथी में जो अलग अलग मेथड होते हैं, जबकि ये जो पेशेंट खुद था वो बहुत ही होम्योपैथी को सपोर्ट करने वाला था. फिर केस नंबर 8, इसका लेसन क्या है? अ पेशेंट इज़ अ पेशेंट, ही इज़ टू बी ट्रीटेड जस्ट एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग and not as a person holding a status in society. A miraculous cure, a single dose cures within 2-3 weeks. तो यहाँ लेसन क्या है? मान लें कि जो पेशेंट मरीज है वो मरीज ही होता है, उसको एक आम इंसान की तरह ही ट्रीट करना है, और कोई एक स्टेटस सोसाइटी में कोई स्टेटस पे है वो उसको नज़रअंदाज करते हुए आम इंसान की तरह ही ट्रीट करना है. और इसमें बहुत ही एक मिरेकुलस क्योर मिला है सिंगल डोज से 2-3 वीक्स में ही. फिर केस नंबर 9 में लेसन, हाउ टू कन्विंस अ पेशेंट हु डज नॉट बिलीव इन योर मेथड. How to convince a patient who does not believe in your method and is not much conversant with homeopathy to discipline him to cooperate with you while managing this case. तो केस नंबर 9 में लेसन क्या है कि पेशेंट को कैसे कन्विंस करेंगे जो कि हमारे मेथड में विश्वास नहीं कर रहा है और होम्योपैथी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, और उसको कैसे डिसिप्लिन करेंगे ताकि वो कोऑपरेट कर पाए और केस को मैनेजमेंट के लिए. ओके, तो फॉरवर्ड. आई थिंक RH, which has gained so much of popularity all over the world, does not require any recommendation from any of us, the devotees. तो ये जो है फॉरवर्ड डॉक्टर HL चितकारा द्वारा दिया गया है. तो वो बता रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये जो रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है पूरे वर्ल्ड में कि अभी इसके लिए कोई रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है. मतलब हम में से, मतलब सर जो डिवोटी अपने को होम्योपैथी के लिए मानते हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, इतना पॉपुलर हो चुका था इस वक्त तक. द क्वेश्चन अराइजेज़ हाउ बेस्ट टू लर्न इट. लेकिन प्रश्न क्या आता है कि इसको कैसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे लर्न किया जा सके. आई हैव बीन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट इट कैन बी डन ओनली बाय टेकिंग टू अप्रेंटिसशिप, sitting by the side of the teacher to know as to how he works. So अभी बोले कि सर बता रहे हैं कि सर ये एकदम पूरी तरह से कन्विंस है कि भाई ये सिर्फ कैसे किया जा सकता है, जो एक बोलते इंटर्नशिप की तरह एक पीरियड हो जाए जहाँ पे जो टीचर है जिसको ये कैसे वर्क होता है उसके बाजू में बैठ के और फिर देखें कि वो कैसे कर रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है. But looking to the life as it is, I realize that it is not possible for every student to come over to Delhi. There should be some alternative for them. I think the serial in hand perhaps fulfills the need. लेकिन अभी जो लाइफ है जिस तरीके से चल रही है उस हिसाब से सर ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा हर एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि दिल्ली आ जाए, और कुछ तो इसका पर्याय दूसरा होना चाहिए उनके लिए. तो सर समझते हैं कि ये जो सीरीज़ जो हमारे हाथ में है ये वो नीड को की पूर्ति करेगा. वी नीड टू बी थैंकफुल टू डॉक्टर ML Sehgal फॉर द पेन्स ही हैज़ टेकन
to make the concept crystal clear by the help of case reports. So सर बोल रहे हैं कि हमें आभारी होना चाहिए डॉक्टर एम एल सहगल का कि जो उन्होंने इतनी तकलीफ़ ली उठाई है और ये कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब पूरा क्लियर कि कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, किसकी मदद से, जो केस रिपोर्ट्स उन्होंने दी हैं उसकी मदद से. I understand that he will never come out with any literature unless he verifies the truth himself and is certain about it. तो ये सर ये समझते हैं कि वो जो डॉक्टर एम एल सहगल है वो कभी किसी ऐसे लिटरेचर को नहीं लाएंगे जब तक कि वो उन्होंने जो उसमें सच्चाई है उसको पूरी तरह से वेरीफाई नहीं किया हो खुद से, और वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में श्योर नहीं है, मतलब कि जब उन्होंने प्रॉपरली प्रूव किया तभी ये लिटरेचर के फॉर्म में आ रही है. Perhaps he has taken his own time, for which he seems to be justified in spite of the pressure from all of us dreaming to have had the serial from him long before. और सर बताते हैं कि शायद ये जो उन्होंने खुद का एक टाइम लिया है जिससे मतलब कि वो जो प्रेशर ये सब लोग का था कि भाई ये सीरीज़ उनके हाथ में आ जाए, वो लोग समझ जाए, तो सर ने, लेकिन सहगल सर ने अपना खुद का टाइम लिया है और फिर वो जो टाइम उन्होंने लिया वो जस्टिफाइड है उनकी तरफ से, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए हैं वो पूरा टेस्टेड, फिर जाके वो उसको केस रिपोर्ट्स के फॉर्म में डाल रहे हैं. हेयर अ वर्ड ऑफ कॉशन विल बी नेसेसरी. तो यहाँ समझ कि एक कॉशन के रूप में सर कुछ बोलना चाहेंगे, हमको आगाह कर रहे हैं. टू क्यूट द ऑथर दिस सीरियल इज़ ऑफ एडवांस लेवल. तो ये जो ऑथर जो लिख रहे हैं सर, ये जो सीरीज़ है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है. द बिगनर्स विल बी वेल एडवाइज टू स्टडी द अर्लियर सीरीज फर्स्ट टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट. तो सर ये एक क्वेश्चन का वो बने कि जो बिगनर्स हैं जो जस्ट शुरू कर रहे हैं तो उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि उन्होंने जो आगे की जो सीरीज़ है मतलब 1 से 6 तक उनकी वो उनके थ्रू उनको जाना ज़रूरी है ताकि वो निराश न हो, क्योंकि अब आगे की स्टडी एडवांस लेवल है. अदरवाइज इट विल बी लाइक लर्निंग फ्रॉम जेड बैकवर्ड्स टू ए. तो ये नहीं तो लर्निंग कैसे हो जाएगी, जेड से हम ए की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट डायरेक्शन फ्रॉम ए टूवर्ड्स जेड, और ए टूवर्ड्स जो जेड है नॉर्मल डायरेक्शन वो उल्टा हो जाए. तो जो लोग नए हैं वो साइमल्टेनियसली वो रीड करना भी शुरू कर दें फर्स्ट वॉल्यूम से. सो ये था डॉक्टर एच एल चितकारा का फॉरवर्ड. फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है. सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू. कुछ किसी को बोलना है, बताना है तो प्लीज़ वेलकम, अदरवाइज आई एम कंटिन्यूइंग. सो इंट्रोडक्शन. I can foresee the reaction to this much belated and most awaited ROH Series 7. So ये इंट्रोडक्शन डॉक्टर एम एल सहगल ने खुद लिखा हुआ है. तो बता रहे हैं कि सर पहले से ही वो जो रिएक्शन है वो भांप ले रहे हैं कि क्या है, कि क्योंकि बोल रहे हैं कि बिलेटेड है, मोस्ट अवेटेड है, मतलब लोग बहुत पहले से ही राह देख रहे हैं इस ROH Series 7 की. सो वो रिएक्शन पहले ही उनको ऐसे दिख रहा है कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा इसको लेके. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ फ्रॉम दोज हु आर इन लाइन विद अस एंड वांट समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग. सो सबसे पहले किनकी बात कर रहे हैं सर, कि वो जो सर से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी और उनको कुछ नया चाहिए, कुछ और ज़्यादा एक्साइटिंग चाहिए. दे विल बी कंटेंटेड इफ़ आई टॉक टू ऑफ एनी अदर मेडिसिन देन. सो बोल रहे हैं कि वो संतुष्ट रहेंगे क्या अगर वो किसी और दवाई की बात करेंगे जैसे कि बेल. सो दे फील दे हैड इनफ ऑफ इट. एग्रीड. तो वो उनको लगता है क्या कि वो जितना है उतना बहुत हो गया है. सो ये चीज़ को समझ रहे हैं. तो आई थिंक दिस विल बी लाइक कन्फाइनिंग थिंग्स टू आवरसेल्व्स, amounting to selfishness and forgetting the mission of the school of spreading the truth to a mass of physicians and practitioners of homeopathy and through them to reach the vast suffering humanity with speed to heal.
तो सर बने कि अब खुद में ही कुछ चीज़ों को छुपा के रख लेना, अपने तक ही सीमित रख लेना, तो ये एक स्वार्थपना की तरह हो जाएगा। और जो मिशन है इस होम्योपैथी का कि भाई ट्रुथ को सब तरफ, हर जो फिजिशियन, हर एक प्रैक्टिशनर उस तक पहुंचाया जाए और उनके थ्रू वो वेरियस जो ह्यूमैनिटी, मानवता जो सफ़र कर रही है, वो एक स्पीड के साथ वो हील कर पाए। तो सर का ये पर्पस है कि वो चाहते कि ऐसा हो, तो वो हर चीज़ बस बता देना चाहते हैं, दूसरों को दे देना चाह रहे हैं। This series with well selected lesson bearing case reports is meant, number 1, to demonstrate practically both sides of the new concept, selection of medicine and as well as management of case, to make home what exactly we mean through belladonna and not the mere study of belladonna as a drug. सो प्रैक्टिकली ये जो सर बता रहे हैं इसको सामने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो दोनों साइड है न्यू कंसेप्ट का, दोनों साइड मतलब क्या हो गया, एक तो मेडिसिन सेलेक्ट करने का, उसके बाद वो केस को मैनेज भी करने का, वो दोनों साइड को वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले प्रैक्टिकली, ताकि जो बेलाडोना है, बेलाडोना के थ्रू क्या मीन करे, ये सिर्फ एक बेलाडोना ड्रग की स्टडी नहीं होगी, उसकी दोनों एक्सपेक्ट्स को भी वो सब बताएंगे। Number 2, to equip you, that is our followers, with a most neglected but formidable weapon in belladonna, so that you should be able to convince our fellow professionals about the imaginary biases found in our literature regarding our medicines, which hamper the selection of a really indicated medicine. सो नंबर 2 पॉइंट में क्या बताना है कि हमको वो सर इक्विप कर रहे हैं, मतलब जो फॉलोअर्स हैं इस सिस्टम के, तो किससे, जो सबसे ज़्यादा जिसको नेगलेक्ट किया गया उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी का जो औजार है बेलाडोना में जैसे बोलेंगे, ताकि हम जो हैं वो हमारे जो फेलो प्रोफेशनल जो हमारे से जुड़े हैं उनको हम कन्विंस कर पाएंगे। क्या, किस बारे में, जो इमेजिनरी जो बायसेस जो लिटरेचर में डाला गया है किसी मेडिसिन को लेकर, और उसको वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो दिया गया है वो चीज़ वो हमको किसी रियली इंडिकेटेड मेडिसिन को चूज़ करने में कभी कभी हमको रोक देता है। जो लिटरेचर में हम देखते हैं कि अरे ये इसके बारे में तो यही बोला है, तो वो चीज़ों को भी वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। To put down and to weaken the skeptical voices who are perhaps scared of facing the truth and are blocking our way just to hide their own weaknesses. और यहाँ पे ये बात सर और ज़्यादा वो कर रहे हैं कि skeptical voice मतलब कि जो लोग इसके पीछे बहुत नैरो माइंड लग रहे हैं, they are not welcoming this approach, वो अभी ऐसे स्कैर हैं जो ये सच्चाई को सामना करने के लिए, और वो हमारे बात को रोकने की कोशिश में है, किस लिए, सिर्फ उनका खुद का कमज़ोरी छुपाने के लिए। 4th नंबर, टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड बाय द लॉबिस्ट अबाउट आवर कंसेप्ट बीइंग वन साइडेड, डेंजरस एंड अनडिपेंडेबल, एंड thus discouraging the seekers of knowledge to attend our seminars. तो मतलब ये उस समय की बात है जब काफ़ी अपोजिशन मिला होगा ये लोग को ये सब करने में। तो अभी सर बताते हैं 4 नंबर पॉइंट में कि जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला दिया गया है ये न्यू कंसेप्ट को लेके, तो उसका एक वन साइडेड खतरा भी है। और क्या बता रहे हैं कि जो सीकर्स हैं, जो ये नॉलेज लेना चाह रहे हैं, उनको वो हतोत्साहित कर रहे हैं सेमिनार अटेंड करने को, तो उनके लिए भी ये वर्क ज़रूरी है। The purpose of our mission will be served not just by keeping silent, but by voicing the truth, verified and tested at its top repeatedly and as loudly as we can in comparison to dissension with intent. तो जो मिशन है, जो सर बताते हैं कि हमारा जो पर्पस है, किस चीज़ का जो मिशन है, क्या वो तभी हो पाएगा
जब हम चुप नहीं बैठेंगे, सिर्फ चुप बैठने में नहीं, और जबकि ट्रुथ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, वैसा ट्रुथ जो वेरीफाई किया है, जिसको टेस्ट किया जा चुका है, और उसको टॉप पे हमको वो आवाज़ उठा के बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। इतना ज़ोर का होना चाहिए ताकि जो बोले कि कोई जो इंटेंशनली इसको दबाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। To be true, if you will carefully compare the previous lectures on belladonna, they were mere explanations of Kantian style. तो अभी सर सही मैंने बता रहे कि आप जब हम इसको केयरफुली कंपेयर करेंगे, जो प्रीवियस जो लेक्चर्स जो दिए हैं बेलाडोना पे, वो देखा जाए कि वो पहले वाले सिर्फ वो मेयर कैंशन जो कैंट ने दिए हैं उसी स्टाइल पे आधारित है। This is an advanced version of it, fully developed into a personality having head, body and limbs. तो अभी ये जो वर्जन है ये एडवांस्ड वर्जन होगा बेलाडोना का, जैसे हम देखेंगे, या रेदर और सभी मेडिसिन का, जो कि फुली डेवलप्ड एक पर्सनालिटी के फॉर्म में होगा, जिसका कि एक सिर भी दिखेगा, उसका शरीर दिखेगा, उसके हाथ पैर भी दिखेंगे. When one has to advance one's knowledge of any subject to a university level, he has to be in touch with the basic studies in primary, middle and high school so as to bring to one's mind crystal clear vividity of it. तो आगे से बताते कि जब हमको कुछ एडवांस का नॉलेज लेना है किसी भी विषय पे, तो जो कि यूनिवर्सिटी लेवल का होगा, तो पहले उसको बंदे को बेसिक स्टडी के टच में होना ज़रूरी है, जो कि उसने प्राइमरीज और मिडिल और हाई स्कूल के लेवल पे वो ज्ञान अर्जित किया होगा, ताकि वो अपने माइंड को बहुत ही क्लियर उसकी जो विविधता है उसको वो एसिमुलेट कर पाए, समझ पाएगा. दिस इज़ वाई अ नीड टू गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी हैज़ बीन फेल्ड. तो इसी वजह से जो रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथी उसकी हिस्ट्री को थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत महसूस की गई. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रीस्टेट थिंग्स इन अ डिफरेंट फॉर्म टू रिटेन इंटरेस्ट. तो और बता रहे सर कि इसीलिए दोबारा से वो चीज़ों को बताने की ज़रूरत है थोड़ा सा अलग फॉर्म में, ताकि लोगों का जो पढ़ने का इंटरेस्ट वो बना रहे. पार्ट 1, दैट इज़ थ्योरी, is meant to keep fresh in your memory the important features of the new concept. तो पार्ट 1 जो कि थ्योरी है वो सिर्फ हमारी जो याददाश्त हो उसको फ्रेश रखने के लिए, ताकि जो न्यू कंसेप्ट है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम उसमें याद रख पाए उसके थ्रू जाके. और पार्ट 2 केस रिपोर्ट्स है, केयरफुली सिलेक्टेड ईच बियरिंग अ लेसन फॉर द रीडर. तो उनको बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया गया, और सब में कुछ ना कुछ लेसन है जो हम लोग पढ़ने वाले. इन द एंड दिस हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ माई राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट दैट इट फ्लोड फ्रॉम माई पेन ओनली व्हेन अ सिचुएशन वाज थ्रस्ट ऑन मी टू गिव अ सेमिनार और इन अदर वर्ड्स टू टेक अ टेस्ट. तो अंत में सर क्या बता रहे सहगल सर कि ये जो उनका जो लिखने का जो है उसकी जो किसी सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है रिवोल्यूशन होम्योपैथी पे ही लिखने का, तो ये एक हिस्ट्री, एक बोलते अतीत की तरह हो गया, जो कि उनके पेन से निकले चले जा रहा है. मतलब कब, जब वो ऐसी सिचुएशन आती जो उनके ऊपर डाल दी जाती है सेमिनार देने की, या कोई दूसरे तरीके का कोई टेस्ट या चैलेंज आता है, तब वो ऐसे उनके कलम से वो लिखने लगते हैं. दिस वर्क इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ अ सेमिनार हेल्ड इन जून 1994. तो ये भी जो है, जो RH7 है, ये उसी तरीके का एक कारण इसके बनने का है कि वो एक सेमिनार जो 1994 जून में दिया गया. In the scheme of things to come, I feel I shall be able to come out before the end of this year with the remaining remedies listed under the head Poet wants to be repose and tranquility desire, conium, nux vomica, sulfur, to be followed by other series with headings like excitement,
Ennui, entertainment, amelioration, that is Aurum, Lilium take, फिर पेपर एट्सेट्रा, एक कोई रेज आई थिंक सो. सो अब सर यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, सो ये स्कीम जो अभी जो इसमें ROS 7 में ना रहा है, तो इसमें सर को ऐसा लग रहा है कि सर एक मतलब कि ईयर एंड के उसमें ये आ जाएंगे, इस और भी चीज़ें आएंगी जो बाकी की जो रेमेडीज़ उसमें होंगी, जो कि कौन सी, जो स्टार्टिंग में हमने देखा है कि क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज्ड एंड ट्रंक्विलिटी डिज़ायर, इसमें जो मेडिसिन हम पढ़ के गए, तो उसका और वो डिटेल में आगे बताएंगे. तो इसमें ये सब मेडिसिन्स मेंशन थी. और उसके बाद दूसरी और सीरीज़ आएंगी जिसमें हेडिंग्स आ जाएंगी ये बाकी की, और उसके अंदर की मेडिसिन्स भी देंगे सर. हाउ टू स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़ लाइक MIF, what is that? Merck, iode, their nature as individuals, Merck and iode as iode. Both are opposite in nature. Their child, that is mixture, inherits qualities of both yet have a different identity. सो बोले कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़ हैं, जैसे मर्क आयोडोफ्लेवोमोगा, आई थिंक सो, इफ़ समबडी कैन जस्ट टेल. सो इसको स्टडी करना. और मर्क आयोड, तो इसको कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़ हैं, दो अलग अलग टाइप की हैं और फिर ये साथ में आई हैं, तो इसको कैसे स्टडी करने का वो बता रहे हैं. सो उनका इंडिविजुअल नेचर, जैसे मर्क को मर्क के तौर पे और आयोड को आयोड के तौर पे पढ़ना. फिर जो दोनों हैं क्या, वो ऑपोजिट नेचर में है. फिर इनका जो चाइल्ड, मतलब ये दोनों अगर मिक्स हुए हैं तो वो जो है, वो जो क्वालिटीज़ होगा वो दोनों का लेगा, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होगी. लाइकवाइज वी हैव अर्जेंटमेट, which is a saint by nature, but when combined with nitric acid, it converts itself to be a deceitful person, that is argentum nitricum. तो उसी तरह सर बोल रहे हैं कि हमारे पास अर्जेंटमेट है, जो कि बंदा बहुत एक साधु टाइप का है स्वभाव से, लेकिन जब इसको नाइट्रिक एसिड के साथ जोड़ दिया गया तो वो अपने आप को एक बहुत ही डिसीटफुल, धोखा देने वाला व्यक्ति जैसा में कन्वर्ट हो गया, जो कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है. आई हैव एन एंडलेस लिस्ट ऑफ रेमेडीज इन माई माइंड, लाइक माई एक्सपीरियंस विद वेरियस नोट्स, बट फॉर वांट ऑफ स्पेस आई डोंट थिंक आई शैल बी एबल टू लिस्ट देम हेयर. तो इसी तरह सर बता रहे हैं सेगल सर कि उनके पास बहुत ही एंडलेस, जिसका एंड ही नहीं, वैसी लिस्ट है रेमेडीज़ उनके दिमाग में वो, और उनका जो एक्सपीरियंस है डिफरेंट नोट्स के साथ, लेकिन क्यों जगह की कमी की वजह से सर को ऐसा लग रहा है कि वो सारे वो लिस्ट नहीं कर पाएंगे इसमें. इन द एंड आई एश्योर यू ऑफ माई बिलीव दैट इन योर सेटिस्फैक्शन लाइज माई सक्सेस, योर काइंड सजेशंस आर इन्वाइटेड. तो सर में बोल रहे हैं कि सर अपनी तरफ से पूरी तरह से हमको एश्योर कर रहे हैं कि जो बिलीफ है वो हमारे सेटिस्फेक्शन में ही है, जो उनका सक्सेस है वो अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो सर अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहे हैं. और सर उस समय सजेशंस भी इनवाइट कर रहे थे कि कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे. तो दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द दिस इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट कम्स द इंडेक्स. तो यहाँ तक इंडेक्स पे जाते हैं अभी. सो इंडेक्स ऑफ ROS 7. सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो पेपर्स प्रेजेंटेड इन अ सेमिनार इज़ in Netherlands on 6th 8th June 1994, repeated in UK in July 1994. तो ये कहाँ, ये कौन सा सेमिनार का वर्क है, वो सेमिनार जो नीदरलैंड में हुआ था 6 और 8 जून को 1994 में, और फिर वही सेमिनार रिपीट हुआ था यूके में जुलाई 1994 को. सो नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रीफ रिव्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी, हाउ आई डिस्कवर्ड दिस आइडिया. तो इसमें सर बताने वाले हिस्ट्री जो ब्रीफली देंगे रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी का, कि सर कैसे इस आइडिया को डिस्कवर किया, क्या कारण था. फिर सेकेंड जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी. ए
what is the change, फिर B how to select a remedy, C में what is the meaning of PPP, D में case taking and implementing triple PPP, फिर E when not to prescribe, फिर requirement of successful prescribing, G what is expected of a medicine, कि मेडिसिन दे दी अब क्या एक्सपेक्ट करना है वो बताएंगे, एच में द डिसिप्लिन फॉलोड बाय द सेकेंड एक्शन, फिर आई में इट्स ड्यूरेशन, नंबर 2 ओके एच में ही पार्ट्स है आई थिंक सो, ठीक है। डिस्चार्ज तो डिसिप्लिन फॉलोड बाय द सेकेंड एक्शन क्या है, इट्स ड्यूरेशन देखना है, सेकेंड में बताना है डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक मैटर, थर्ड फंक्शनिंग ऑफ द क्यूरेटिव प्रोसेस, फिर फोर्थ में साइन ऑफ परफेक्ट हेल्थ, फिर आई टॉपिक जो है वो है व्हाट डज दिस चेंज ऑफ नॉर्म्स ब्रिंग्स टू अस, फिर जे हाउ टू एसेस द ओवरऑल प्रोग्रेस, फिर के में वेट एंड वॉच के बारे में बताएंगे, फिर एल में नीड टू आइडेंटिफाई द ड्रग्स, फिर थर्ड चैप्टर आएगा उसमें बता रहे हैं वाई वी प्रेस स्टडी ऑफ बेल फर्स्ट एंड द अदर रेमेडीज लेटर, तो इसमें क्यों भाई बेलाडोना पहले क्यों पढ़नी है बाकी क्यों बाद में ये बताएंगे। फिर फोर्थ में है द स्टडी ऑफ बेलाडोना एज एन इंडिविजुअल, फिर फिफ्थ चैप्टर में है दिस स्टडी ऑफ बेलाडोना इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स अर्लियर एक्सपोजिशंस इन ROH सीरीज़, तो ये जो बेलाडोना का स्टडी होगा ये अलग तरीके का होगा जो बाकी सीरीज़ में दिया है। रिगार्डिंग व्हाट, नंबर 1 प्रिवेंशन, नंबर 2 मेंटेनेंस, नंबर 3 जनरेशन दैट इज़ ग्रोथ। 6 चैप्टर में हम पढ़ने वाले द स्टडी ऑफ बेलाडोना इन 2 पार्ट्स दैट इज़ 1 and 2, पार्ट 1 थ्योरी डिफरेंट रूब्रिक्स एंड 1 to 11 स्टेजेस, फिर पार्ट 2 में है इंडेक्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ RH, तो सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट through case reports belonging to belladonna, फिर 7th chapter में the first part of belladonna that is theory part, जिसमें क्या आ जाएगा is based on the format given below, जो फॉर्मेट दिया है उसी प्रकार से बेलाडोना का थ्योरी पार्ट पढ़ा जाएगा। तो ए जो है रीजंस व्हाट एंड व्हाई बेलाडोना हाइड्स, फिर उसमें है नंबर 1 क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स, Number 2 rest desires, Number 3 carried desires to be fast, फिर Number 4 pompous important, Number 5 benevolence, 6th में magnetized desire to be mesmerism emulation, फिर 7th में है light desire for, फिर 8th में decent mannerful, 9th में है non vulgarity, फिर 10th में self respecting, 11th shyness timidity bashful, 12th में fear paralysis of, 13th में attention desires। फिर इसमें भी नंबर 1 में क्या बताते हैं द जेस्चर्स एम्प्लॉयड बाय बेलाडोना टू हाइड थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग थिंग्स, तो वो जेस्चर्स जो बेलाडोना अपना रहे हैं चीज़ों को छुपाने के लिए वो बाकी नीचे के जो रूब्रिक्स हैं उनके थ्रू दिया गया, तो वो बताया जाएगा इस पार्ट में। सो नंबर 1 है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, नंबर 2 नॉइज इंक्लाइन टू मेक, नंबर 3 feigning sick that is attention desire, 4th quarrelsome anger without, 5th light desire for, 6th carried desire to be fast, 7th laughing speaking when, 8th timidity bashful। फिर सेकेंड जो है सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो टू व्हाट एक्सटेंड बेलाडोना हाइड्स ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स टू बी स्टडीड अंडर दिस है, तो कितने हद तक बेलाडोना छुपाएगा तो वो रूब्रिक्स इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो नंबर 1 होगा इसमें हाइड्स थिंग्स, सेकेंड नेकेड वांट्स टू बी, थर्ड सेंसिटिव लाइट टू, फोर्थ डिल्यूजन डिमांड लिमिटेड टू अ little of attention, फिर 5th pompous important, 6th light desire for, 7th fear dark of,
8th, rage, medicine from forcible administration of. 9th, mood repulsive. 10, defiant. 11, calculating inability to. फिर बी में क्या बताएंगे, जनरल नेचर ऑफ बेलेडोना एज अ नॉर्मल पर्सन। तो जनरल जो स्वभाव है बेलेडोना का, जब वो नॉर्मल बीमार नहीं है, तो द ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स फॉर्मिंग जनरल दैट इज बेसिक नेचर ऑफ बेलेडोना। तो ये है फर्स्ट स्टेज। तो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रूब्रिक लेट अस नो व्हाट आर डिल्यूजन्स। तो ये है उसका इनिशियल स्टेज के रूब्रिक। तो नंबर 1 है डिल्यूजन्स, पुअर थिंग्स ही इज। Second, delusion, floating in air. 3, delusions, wealth, imagination of. 4th, frivolous. 5th, unreliable promises to his. 6th, light desire for. 7, delusions, sensations, misrepresents his. 8th, delusions, now well, now sick. 9th, play, passion for gambling. 10, delusions, passion for gambling for money making. फिर सेकेंड स्टेज जो बेलेडोना, उसमें कौन से रूब्रिक्स है? नंबर 1, delusions, floating in air. नंबर 2, delusions, floating in air, bed, swimming in. थर्ड, delusion, flying, sensation of. फिर थर्ड स्टेज तो बेलेडोना का है, उसमें रूब्रिक्स है delusions, business, ordinary they are pursuing. delusions, engaged, ordinary occupation in. फिर फोर्थ स्टेज पेल का, नंबर 1, delusions, possessed being. नंबर 2, delusions, sick, imagines himself. फिर फिफ्थ स्टेज, नंबर 1, boaster. नंबर 2, exuberance. नंबर 3, delusions, surrounded by friends. फिर सिक्स स्टेज ऑफ बेल, उसमें आएगा नंबर 1, credulous. नंबर सेकेंड है नेव. थर्ड, बेनिवोलेंस. सेवेंथ स्टेज ऑफ बेल में क्या होगा? नंबर 1, कंपनी, एवर्जन टू फ्रेंड्स ऑफ इंटीमेट. एंग्जाइटी, कंपनी इन बेन. थर्ड नंबर है कॉकेटिश, नॉट इनफ. फोर्थ, कॉकेटिश, टू मच. फिफ्थ, प्लेजर, लेसीवियस, आइडियाज ओनली इन. नंबर 6, डिसीटफुल. Number 7, deceitful, fraudulent. Number 8, jealousy, saying, making what he would not say and make. Eighth stage of bell. Number 1 में रूब्रिक आएगा weeping, refused when anything. Number 2, weeping, remonstrated when. Number 3, anguish, weeping with. फिर नाइन्थ स्टेज ऑफ बेलेडोना में आएंगे रूब्रिक्स. नंबर 1, फ्राइटेंड इजीली. नंबर 2, delirium, terror, expressive of. Number 3, delirium, fear of men with. 4th, escaped attempts to. 5th, high desires to, fear on account of. 6th, suicidal, pains from. 7, fear, dark of. 10th स्टेज जो है, नंबर 1, एंगर, मिस्टेक्स अबाउट हिज. सेकेंड, एंगर हिमसेल्फ विद. फिर 11th स्टेज जो है, उसमें नंबर 1, सिट्स एंड ब्रेक्स पिन्स. सेकेंड, ब्रेक थिंग्स, डिजायर्स टू. फिर थर्ड, डिस्ट्रक्टिवनेस. 12th स्टेज, नंबर 1, mania, spit and bite to those around him would. Second, mania, scratching himself. 3, rage, medicine from forcible administration of. 4th, noise, inclined to make. 5th, rage, knows his relatives does not. 6th, refuses treatment every. 7th, admonition, aggravates. टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ बेल, प्रैक्टिकल पार्ट. तो ये जो था ऊपर का वो थ्योरी पार्ट में इतना सब आएगा. फिर प्रैक्टिकल पार्ट जो है बेल का, तो उसमें बताया जाएगा. केस 1 रहेगा. केस 1 में लेसन है, इट प्रेजेंट्स द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी
ये लेसन 1 में जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा हमको. This case proves that if we allow our mind to be influenced by the name of the disease like TB, cancer, etc., you would not be able to select the really indicated medicine. तो ये जो केस है ये बहुत ही प्रमाण के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर हमने अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस होने दिया डिजीज़ के नाम से, जैसे कि टीबी, कैंसर, तो हम मेडिसिन को जो रियली इंडिकेटेड मेडिसिन है उसको नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे. फिर नो मेडिसिन इज स्मॉल इवन इफ इट इज़ बेलेडोना बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिजीज़. तो बता रहे हैं कि इसमें कि कोई भी मेडिसिन छोटी नहीं है. बेलेडोना के पास भी कोई भी डिजीज़ को क्योर करने की कैपेबिलिटी है. फिर केस नंबर 2 दिया है, उसमें लेसन क्या मिलेगा केस नंबर 2 का. दिस केस प्रेजेंट द जनरल नेचर ऑफ बेलेडोना वेयर द पर्सन हिमसेल्फ इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज डिजीज़, अदर्स हैव टू टेक इनिशिएटिव फॉर हिज ट्रीटमेंट. तो केस 2 में जो लेसन हमको मिलेगा वो क्या बता रहे हैं कि ये केस जो जनरल जो नेचर है बेलेडोना का वो इसमें दिखाया गया है, जहाँ पे जो पर्सन है वो अपनी बीमारी के प्रति कुछ भी उसको लेना देना नहीं है, दूसरे उसके आसपास के लोग ही इनिशिएटिव लेते हैं उसके इलाज के लिए. केस नंबर 3 जो है उसमें लेसन क्या है. दिस इज़ ऑल्सो अ केस प्रेजेंटिंग द जनरल नेचर ऑफ बेलेडोना बट स्लाइटली डिफरेंट. He is compelled to take the treatment because his disease creates difficulties for him while communicating with others, which results misunderstanding. तो केस नंबर 3 जो बेल का देखेंगे उसमें लेसन क्या मिलेगा हमको कि ये केस भी जनरल नेचर बेलेडोना का दिखाएगा. जो थोड़ा जो अंतर है वो क्या है कि यहाँ पे वो ट्रीटमेंट को लेने को मजबूर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका जो बीमारी है वो मुश्किलें खड़ी कर रहा है उसके लिए कि जब वो दूसरे से बात कर रहा है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. फिर केस नंबर 4 लेसन इसमें क्या दे रहे हैं. दिस केस डिनोट्स दैट नोबडी वुड हैव थॉट and believed that belladonna is just one dose would clear the case of its dimensions which involves many diseases. So case number 4 से लेसन जो मिलेगा हमको कि ये केस क्या बताएगा कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा या विश्वास किया होगा कि बेलाडोना सिर्फ एक डोज में वो केस को क्लियर कर देगा जिसमें कि बहुत सारी डिजीज़ से ग्रसित था जो बंदा. फिर केस नंबर 5 इसमें लेसन क्या है. दिस केस प्रूव्स दैट बेलाडोना कवर्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द केसेस ऑल ओवर द ग्लोब इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी. तो केस नंबर 5 में क्या लेसन मिलेगा कि ये केस जो है वो ये बताएगा कि बेलाडोना जो है 40% जो केसेस हैं पूरे अर्थ पे वो मतलब किसी भी नेशनैलिटी का हो तो वो उसे क्योर होते हैं. केस नंबर 6 उसका लेसन होगा. दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ feigning sick where a patient annoys you to the extent that you have to keep him at a distance. So केस नंबर 6 का लेसन क्या है कि ये feigning sick का एक बहुत ही टिपिकल केस दिखेगा जिसमें कि जो पेशेंट है वो इतना परेशान कर देगा डॉक्टर को कि भाई उससे थोड़ा सा दूरी रखने को मजबूर हो जाएंगे हम. केस नंबर 7 इसका लेसन क्या है. It is for the reader to find out why this patient could not be cured by the other methods employed in homeopathy in spite of the fact that the patient is a staunch supporter of homeopathy. तो केस नंबर 7 का लेसन क्या है कि ये रीडर्स के लिए खुद ही उनको पता करना है कि भाई ये पेशेंट किसी भी दूसरे मेथड से क्यों नहीं क्योर हो पाया, जो होम्योपैथी में जो अलग अलग मेथड होते हैं, जबकि ये जो पेशेंट खुद था वो बहुत ही होम्योपैथी को सपोर्ट करने वाला था. फिर केस नंबर 8 इसका लेसन क्या है. अ पेशेंट इज़ अ पेशेंट, ही इज़ टू बी ट्रीटेड जस्ट एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग and not as a person holding a status in society. A miraculous cure, a single dose cures within 2-3 weeks. तो यहाँ लेसन क्या है, मान लें कि जो पेशेंट मरीज़ है वो मरीज़ ही होता है
उसको एक आम इंसान की तरह ही ट्रीट करना है, और कोई एक स्टेटस, सोसाइटी में कोई स्टेटस पे है वो, उसको नज़रअंदाज करते हुए आम इंसान की तरह ही ट्रीट करना है। और इसमें बहुत ही एक मिरेकलस क्योर मिला है सिंगल डोज से ही, सिंगल डोज से 2-3 वीक्स में ही। फिर केस नंबर 9 में लेसन हाउ टू कन्विंस अ पेशेंट हु डज नॉट बिलीव इन योर मेथड। How to convince a patient who does not believe in your method and is not much conversant with homeopathy to discipline him to cooperate with you while managing this case। तो केस नंबर 9 में लेसन क्या है कि पेशेंट को कैसे कन्विंस करेंगे जो कि हमारे मेथड में विश्वास नहीं कर रहा है और होम्योपैथी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, और उसको कैसे उसको डिसिप्लिन करेंगे ताकि वो कोऑपरेट कर पाए और केस को मैनेजमेंट के लिए। इंडेक्स पे जा केस नंबर 10 में क्या बना, अ पेशेंट इज़ अ पेशेंट। ओके, ये तो हो क्या। केस नंबर 11 लेसन एज सच नो केस इज एक्यूट, एवरी एक्यूट स्टेट हैज़ अ क्रोनिक बेस। तो केस नंबर 11 में जो लेसन होगा वो क्या होगा कि ऐसे कुछ एक्यूट बोल के कुछ होता नहीं है, कोई भी एक्यूट स्टेट का क्रॉनिक बेस होता ही है। नो इंटरकरेंट मेडिसिन इज़ नीडेड टू कंट्रोल द सो कॉल्ड एक्यूट स्टेट। तो कोई भी इंटरकरेंट मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है इस एक्यूट को कंट्रोल करने के लिए। द मेडिसिन covers both the states. In this case, potency has to be changed after 5 months. तो मेडिसिन जो हम देंगे इस मेथड से प्रॉपर्ली सिलेक्ट करके तो वो दोनों ही स्टेट को कवर करेगा, और इस केस में पोटेंसी जो है वो 5 मंथ्स में चेंज करना होगा हमें। फिर केस नंबर 12 में लेसन क्या है, दिस इज़ ऑल्सो बेलेडोना इन अ डिफरेंट शेड confirming the concept of revolutionized homeopathy. A single dose in 30 potency clears the case। तो ये भी जो केस है इसमें वही लेसन है कि बेलेडोना का जो डिफरेंट शेड है उसको कंफर्म कर रहा है रिवोल्यूशनाइज मेथड के कंसेप्ट के आधार पे, और एक सिंगल डोज 30 पोटेंसी की उस केस को क्योर करती। फिर केस नंबर 13 में लेसन क्या है, this case also shows the benefit of prescribing according to the tenets of revolutionized homeopathy, which is free from imaginary biases through the rubric feigning sick। तो केस नंबर 13 जो है इस केस में भी जो फ़ायदे बता रहे हैं कि रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथी के आधार पे जो प्रिस्क्राइब की जाएगी तो जो कि इमेजिनरी बायसेस वगैरह उससे फ्री है वो किसके थ्रू, रूब्रिक फेनिंग सिक के थ्रू बताया जाएगा। केस नंबर 14 इसका लेसन क्या है, दिस केस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू टेक द मेंटल स्टेट ऑफ एन इन्फेंट और चाइल्ड। तो ये केस जो है एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कि बच्चे या इन्फेंट का जो मानसिक स्थिति है वो कैसे लेने का है। द क्वेश्चन विच इज़ जनरली आस्क्ड बाय आवर स्टूडेंट्स फॉलोअर्स एंड ओपोनेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं होम्योपैथी, जो या फिर जो ओपोनेंट्स हैं जो अपोज कर रहे हैं इस मेथड को। केस नंबर 15 इसका लेसन, in spite of the warning by Dr. Ken that all medicines including nosodes should be prescribed only when the symptoms agree, it has been seen that most of our homeopaths use tuberculinum mainly on the basis that their patient has an inheritance thesis। सो केस नंबर 15 का जो लेसन वो बता रहे हैं कि डॉक्टर कैन ने भी एक वार्निंग ऐसे दी है कि सभी मेडिसिन जिसमें कि नोसोड्स भी इंक्लूडेड हैं ये तभी प्रिस्क्राइब करना है जबकि सिम्टम्स एग्री हो रहे हैं उसके। लेकिन देखा गया है कि बहुत से जो होम्योपैथ्स हैं वो ट्यूबरकुलिनम को बस इसी बेसिस पे दे देते हैं कि ये भाई पेशेंट में इनहेरिट किया है इसने ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसके इनहेरिटेंस में पेरेंट हिस्ट्री में तो वो दे देते हैं। केस नंबर 16 लेसन इसका क्या है, दिस केस प्रूव्स द पावर ऑफ बेलेडोना, अ सिंगल डोज लास्टिंग फॉर 3 years।
सो ये केस क्या प्रूव कर रहा है, बेलेडोना का पावर बता रहा है कि एक सिंगल जो डोज दी गई वो 3 साल तक काम की। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ इमेजिनरी बायसेस लाइक मायजन grades of medicine, whether they are deep or short acting। तो ये जो बेनिफिट है इस मेडिसिन से प्रेस्क्राइब करना है कि इसमें कोई कंसिड्रेशन जो इमेजिनरी जो बायसेस दिए हैं मायजन का, ग्रेड्स ऑफ मेडिसिन, डीप है, शॉर्ट एक्टिंग है, ये सब को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केस नंबर 17, लिसन। इसमें क्या लेसन है, एज इन दिस केस बेलेडोना मेक्स ओवर टू ऑरम, it is not always necessary that a single medicine cures the case। तो इस केस में देखा जाएगा कि बेलेडोना जो है वो अब वो जो पिक्चर है अब ऑरम में गई है, वो जो केस है। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो सिंगल मेडिसिन दी गई है वो केस को क्योर ही कर देगी। वाई कलीग्स ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 12 years कुड नॉट सक्सीड। और यहाँ ये भी बताया जाएगा कि जो हम लोग जो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को 12 साल से और ख़ुद को ही नहीं, वो सक्सीड नहीं हो पा रहे। सो केस नंबर 18, हाँ मतलब कि जो पेशेंट है वो 12 साल से ट्रीटमेंट है बट लेकिन वो ट्रीट नहीं हो रहा, तो उसका भी राज यहाँ खुलेगा। केस नंबर 18, लेसन। इसमें लेसन क्या है, अ ग्रेप वाइन केस। दिस केस इज़ अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्क्राइबिंग दैट इज रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी, a food of thought, principles of prescribing। सो केस नंबर 18 में जो लेसन है वो ग्रेप वाइन केस है। ये केस में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा जो ये रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रेस्क्रिप्शन का जो प्रिंसिपल है वो। और 7 जो है 7 नंबर टॉपिक इसमें रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथी के बारे में होगा और नंबर 8 में principles of prescribing बताया जाए। So this way finish the reading the index। So next class we'll start with the chapters। So I thank you everyone for giving a patience listening। Thank you, ma'am. Thank you so much everyone। Thank you very much, ma'am, for your continuous effort। Thank you so much, madam. Thank you so much. Absolutely, yeah, it's a lot of efforts, it's not easy। Thank you। थैंक यू। बट लेकिन ये लग रहा है ना कि कहीं तो ये खजाना है, व्हाट आई फील एंड यू ऑल आल्सो मस्ट बी फीलिंग कि लाइक ये पढ़ना चाहिए, इसमें